मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारी मियां डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 341 से 350। स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के केंद्रीय चौक पर अनेक मार्शल योद्धा आए और चले गए। हालांकि इस क्षेत्र में स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग में परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका था। फुट विज पहली और दूसरी परत के बीच सर्पिल सीढ़ी पर कई आकृतियां तेजी से नीचे उतर रही थीं। कुछ ही देर में वे पंगशुओं की जेड पट्टिका के पीछे पहुंच गए। हा, इस बार मैं निश्चित रूप से कुछ और रैंक ऊपर उठूंगा। जोरदार हंसी के बीच सबसे आगे खड़ा वह कठोर दाढ़ी वाला आदमी उल्का की तरह स्मारक के सामने की ओर बढ़ा। उसकी पीठ पर एक बड़ी तलवार बंधी हुई थी जो बहुत भारी लग रही थी और उसके कदमों से धप धप की आवाजें आ रही थीं। यह जरूरी नहीं कि सच हो। आप सुधार कर रहे हैं और अन्य लोग भी सुधार कर रहे हैं। यदि तुम अभी ऊपर भी चढ़ जाओ तो भी कुछ समय बाद तुम नीचे गिर जाओगे। उसकी बातें सुनकर उसके पीछे खड़ा दुबला पतला युवक शरारती ढंग से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जब तक आप शीर्ष 9 में नहीं पहुंच जाते। स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग में प्रवेश करने के बाद यदि कोई उसमें रहना चाहता है तो उसे हर 3 महीने में फिर से कुछ लिखना होगा, अन्यथा नाम रैंकिंग से गायब हो जाएगा। इन 3 महीनों में उनकी साधना की गति बदलती रही। इसके कारण रैंकिंग में लगातार बदलाव होता रहा। इसके अलावा मार्शल योद्धाओं को लगातार स्वर्गीय आत्मा सूची के शीर्ष पर धकेला जा रहा था। लगभग हर दिन स्वर्गीय आत्मा सूची का शीर्ष भाग गतिविधि से भरा होता था। मार्शल वॉरियर्स को सूची में शामिल करने के बावजूद कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता था कि उनकी रैंकिंग आज भी वही रहेगी। स्वर्गीय आत्मा सूची में शीर्ष 9 में स्थान पाने वाले 9 विशेषज्ञों के अलावा। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय आत्मा सूची में शीर्ष 9 मार्शल योद्धा गुप्त क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे। वहां का खेती का माहौल दूसरे स्तर और पहले स्तर से कहीं बेहतर था। जितना अधिक समय तक कोई वहां रहेगा, मार्शल योद्धाओं के लिए 2 स्तरों की साधना और मार्शल योद्धाओं के लिए 1 स्तर की साधना के बीच ताकत का अंतर उतना ही अधिक होगा। सामान्य परिस्थितियों में केवल तभी जब मार्शल वॉरियर्स जो गुप्त क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे स्वेच्छा से आकाश आत्मा क्षेत्र छोड़ देते थे तो सूची में शीर्ष 9 नाम 3 महीने के बाद बदल जाते थे। गुप्त क्षेत्र के नियमों के अनुसार मार्शल योद्धाओं के जाने से पहले वह स्वर्गीय आत्मा सूची में 9वें से नीचे रैंक वाले सभी मार्शल लॉर्ड्स को इकट्ठा करेगा और चौक में एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। अंतिम विजेता उसकी जगह ले सकेगा और गुप्त क्षेत्र के तीसरे स्तर पर खाली कमरे का मालिक बन सकेगा। अगले 3 महीनों में 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड निम्नलिखित 2 स्थानों से किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सके। इतने लंबे समय के साथ यह उसके लिए स्वर्गीय आत्मा सूची के शीर्ष 9 में खुद को स्थिर करने के लिए पर्याप्त था। यदि 3 महीने बाद भी वह किसी से हार जाता है तो वह केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकता है। रहस्यवादी क्षेत्र के तीसरे स्तर पर स्थित एक कमरे से पीछा करके नीचे लाए जाने के लिए यह उसके लिए उचित ही है। पिछले 100 वर्षों में स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग की शीर्ष 9 रैंकिंग इसी पैटर्न के अनुसार बदल गई थी। 4 साल पहले वाली घटना को छोड़कर। उस समय जब 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड की ताकत वाली एक युवा लड़की ने स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया तो वह तुरंत स्वर्गीय आत्मा सूची में 12वें रैंक तक पहुंच गई, जिससे गुप्त क्षेत्र में कई मार्शल योद्धाओं को झटका लगा। आधे महीने तक स्पिरिट दायरे के प्रथम स्तर पर रहने के बाद युवा लड़की ने सीधे तीसरे स्तर के मार्शल योद्धाओं को जो 9वें स्थान पर थे चुनौती देने के लिए चुनौती दी। लड़ाई जीतने के बाद युवा लड़की ने पूरे आकाश आत्मा क्षेत्र को हिला दिया। अगले 3 वर्षों में शीर्ष 9 मार्शल योद्धाओं में से कई ने गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया। शीर्ष 9 के नाम लगातार बदलते रहे, लेकिन उस युवती का नाम रैंकिंग में हावी रहा और कोई भी उसे हिला नहीं सका। वह युवती यूफेयन थी। बच्चे हमेशा मुझ पर ठंडा पानी डालते हो। वह लंबा और मजबूत आदमी गाली देते हुए जोर से हंसा। मैं अब शीर्ष 9 के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि शीर्ष 18 के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने ये बात कही, वह बलिष्ठ व्यक्ति जो पहले से ही टैबलेट के सामने आ चुका था, उसने तुरंत असली क्यूई को सक्रिय कर दिया जो लाल छाप के ऊपर उड़ रहा था। ची धीमी धीमी बजती आवाजों के बीच छाप लाल कोहरे की तरह तेजी से हिल रही थी। उसी समय जेड टैबलेट ने भी तीव्र चीख मारी और लाल प्रकाश फट गया। 19वां स्थान। पिछली बार यह 22 था, इस बार यह 19 है। कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को बहुत अधिक महत्व दिया है। कोट। कुछ ही क्षण बाद लाल बत्ती गायब हो गई और जब दुबले पतले युवक और अन्य लोगों ने जेड स्मारक पर 3 चमकदार रून देखे तो वे हंसने से खुद को रोक नहीं सके। यह असंभव है।
वह मजबूत आदमी जिसने अभी अभी लड़ना बंद किया था आश्चर्य से देखने लगा। वह लड़का जो 18वें स्थान पर है, मुझे पता है कि वह कुछ महीने पहले लुओफू वर्ल्ड में गया था। वह अभी तक वापस नहीं लौटा है। मेरे लिए उससे आगे निकलने में कोई समस्या नहीं है। हा, कैसी आंखें हैं तुम लोगों की। मैं स्पष्टतः पहले ही उनसे आगे निकल चुका हूँ। अरे, वह अब 2 स्थान पर है। मैं 19वां हूँ और 18वां है। तांग हुआन, ये व्यक्ति कौन है? जब उस मोटे आदमी ने अपनी पीठ पर 2 अपरिचित पात्रों को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तांग हुआन, मुझे लगता है मैंने ये बात कहीं सुनी है। कोट, अब मुझे याद आया। कुछ समय पहले क्या किसी ने हमारा पीछा नहीं किया था या कुछ और हुआ था, लेकिन तांग हुआन नामक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बाहर प्रकट हुआ था। क्या ये हो सकता है कि यह वही था? मुझे अब याद आ रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसा ही एक व्यक्ति है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आकाश आत्मा के गुप्त क्षेत्र में भी आएगा। हालांकि, क्या वह स्टेज 7 मार्शल मास्टर नहीं है? वह 18वें स्थान पर कैसे पहुंचा? कोट कोट डॉट 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 कोट। दुबले पतले आदमी और अन्य लोगों ने भी लीडर बोर्ड पर नाम देखा। एक क्षण के लिए वे स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। मादरचोद, स्टेज 7 के मार्शल मास्टर ने वास्तव में इस पिता पर कदम रखा। ये सुनकर कि तांग हुआन केवल स्टेज 7 मार्शल मास्टर था, मांसल आदमी का चेहरा काला पड़ गया, उसका मुंह गुस्से में खुला रह गया, और उसने डांटा, मैं देखना चाहता हूं कि इस स्टेज 7 मार्शल मास्टर में ऐसा क्या खास है। जैसे ही उसने ये कहा, उस बलिष्ठ व्यक्ति ने भीड़ पर अपनी नज़र घुमाई और जोर से चिल्लाया, सब लोग, क्या किसी को पता है कि तांग हुआन किस कमरे में है? ऐसा लगता है कि ये पंक्ति 11 है। एक कमजोर आवाज सुनाई दी। 10 मीटर दूर कुछ आकृतियां एकत्रित हो गईं। जो बोल रहा था वह एक दुबला पतला युवक था। 11वीं पंक्ति, 11वीं। उस मोटे आदमी ने एक ठंडी सांस छोड़ी, पलटा और भाग गया। जब उसके बगल में खड़े लंबे और दुबले आदमी ने ये देखा, तो उसने दूसरों की ओर देखा और फिर तेजी से उनके पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद लोग वहां से चले गए। अंततः एक जेड स्मारक के किनारे पर दुबला पतला आदमी ताली बजा रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह की झलक थी जिसे छिपाना मुश्किल था। स्वर्ग के आत्मिक क्षेत्र में 8वें चरण के सभी मार्शल लॉर्ड्स में, हालांकि यान जानकोन की रैंकिंग विशेष रूप से उच्च नहीं है, लेकिन उसका युद्ध कौशल अत्याचारी है। यहां तक कि 13 या 14 रैंक वाले भी शायद उनके मुकाबले में नहीं होंगे। यह सही है, इस बार वह बच्चा मुसीबत में है। एक काले कपड़े पहने आदमी भयावह ढंग से हंसा। आओ, जल्दी से चलें और देखें। ठीक है, तू पेंग, जाओ और बड़े भाई ओयांग को सूचित करो। हम इस अच्छे शो को मिस नहीं कर सकते। कोट डॉट 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 कोट। थोड़ी देर बाद कुछ लोग 2 समूहों में बंट गए। दुबला पतला आदमी स्मारक के पीछे की ओर भाग गया, जबकि बाकी लोग तेजी से मजबूत आदमी और अन्य लोगों का पीछा करने लगे। चौक में उपस्थित अनेक युद्ध योद्धा भी उत्सुकता से आगे बढ़ने लगे। कमरे में तांग हुआन चलता और कूदता रहा। उसका भाला एक ड्रैगन की तरह था। भाले के अग्रभाग पर लगातार आग की धधकती हुई आभा उठती रहती थी। हालांकि ये सभी दिशाओं में नहीं फैला। इसके बजाय यह भाले के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। जैसे जैसे लंबा भाला हवा में नाचता गया, आग जैसी लाल आभा और अधिक प्रबल होती गई। कुछ ही क्षण बाद वह तेजी से घूमते हुए एक विशाल आग के गोले में बदल गया। बज़, तीव्र बजती ध्वनि के बीच ड्रैगन और फीनिक्स भाले हिंसक रूप से कांपने लगे। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। अगले ही क्षण कमरे में धरती हिला देने वाला विस्फोट गूंज उठा। भाले की नोक पर आग का गोला वास्तव में ज्वलंत लाल प्रकाश की धारियों में बदल गया और भाले की शक्ति के साथ साथ तेजी से बाहर निकल गया। इसने हवा में तबाही मचा दी और अत्यंत भयानक शक्ति क्यूई बाहर निकल आई। बैंग बैंग बैंग। पलक झपकते ही अचानक एक और भी अधिक भयंकर टक्कर की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो संघनित लाल प्रकाश की धाराएं आकाश और पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रही हों और बेरहमी से बाईं, दाईं और साथ ही उनके सामने जेड की तरह सफेद 3 दीवारों को तोड़ रही हों। एक क्षण में ही पूरा स्थान कांप उठा और घर जोर से हिलने लगा, मानो वह किसी भी क्षण ढह जाएगा। हालांकि तांग हुआन के पास भाले की दुर्जेय शक्ति के बारे में खुश होने का समय भी नहीं था। उसका दिल पहले से ही उसके गले में था। वह अभी बहुत उत्साहित था और वास्तव में इसे रोक नहीं सका, क्योंकि उसने इस कमरे में एक समय में ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला के गहन अग्नि परिवर्तन को सीधे निष्पादित किया था। अगर कमरे में विस्फोट हो गया तो सिरदर्द हो जाएगा। सौभाग्य से तांग हुआन की चिंता वास्तविकता में नहीं बदली। यद्यपि कमरा बहुत कांप रहा था, फिर भी अंत में वह हठपूर्वक डटा रहा। कौन जानता है कि कितने दिनों के बाद ये कदम अंततः सफल हुआ। तांग हुआन के हृदय से एक पत्थर गिर गया और उसने राहत की एक लंबी सांस ली। यद्यपि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि कितने दिन बीत चुके थे, लेकिन उन्होंने जो राउंड फ्यूजन पिल खाई थी, उससे लगता था कि ये 3 दिन से कम नहीं रहा होगा। डार्क फायर ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की चौथी शैली वैसी ही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था।
ये बहुत रहस्यमय और गहन थी। वास्तविक क्यूई को नियंत्रित करने की आवश्यकताएं वास्तव में फ्लेम ड्रैगन डांस की तुलना में कई गुना अधिक थीं। दूसरे शब्दों में, तांग हुआन की स्पिरिट पिल अत्यंत गहन थी, यदि नहीं तो वह कम से कम कई गुना अधिक समय तक इसका अध्ययन करने में सक्षम होता। बज़, अचानक कमरे में एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। तांग हुआन चौंक गया। पलक झपकते ही उसकी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी। 4 अक्षर जो मूल रूप से दीवार के बाहर उकेरे गए थे, अप्रत्याशित रूप से दीवार में घुस गए और असाधारण रूप से तेज प्रकाश उत्सर्जित किया। कोई मुझे चुनौती देना चाहता है। तांग हुआन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। दिव्य शस्त्र मंडप के युवक ने, जिसने उसे गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर जाने की सलाह दी थी, एक बार कहा था कि यदि वह किसी निश्चित कमरे में मार्शल योद्धाओं को चुनौती देना चाहता है, तो उसे केवल दरवाजे के किनारे खुदी हुई संख्या को सक्रिय करने के लिए अपनी वास्तविक क्यूई का उपयोग करना होगा। यदि कमरे में मौजूद मार्शल योद्धाओं की ओर से अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो उनकी मूल नंबर प्लेट को दरवाजे पर लटका देने और फिर अपने कमरे में वापस आकर प्रतीक्षा करने में कोई बुराई नहीं थी। यदि अगले 5 दिनों में भी दूसरे पक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया तो वह सीधे दरवाजा खटखटा सकता था। अब जबकि उसके अपने कमरे का नंबर वास्तविक क्यूई द्वारा सक्रिय हो गया था, तो अर्थ स्पष्ट था। हालांकि तांग हुआन पहले से ही ऐसी चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। उसने सोचा था कि जिस दिन वह ओयांग यूनतियान और बाकी लोगों को सबक सिखाएगा, उस दिन कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि कोई तभी आएगा जब वह गहन अग्नि परिवर्तन कला में महारत हासिल कर लेगा। ये तांग हुआन की अपेक्षा से बहुत बाद की बात थी। मुझे आश्चर्य है कि ये कौन है। तांग हुआन के मन में एक सेकंड में मन में आए निर्देशों के बीच उसने ड्रैगन और फीनिक्स भाले को अपने हाथों में पकड़ लिया और बड़े कदमों से आगे बढ़ गया। लगभग उसी क्षण जब दरवाजा खोला गया, कमरे में एकत्रित हुई भयावह गर्मी, जो समाप्त नहीं हुई थी, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह कमरे से बाहर निकल गई। और यह वही क्षण था जब तांग हुआन ने 5 आकृतियों को देखा, जो कमरे से बाहर आ रही गर्मी की लहर का सामना करते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। दूरी पर बड़ी संख्या में मार्शल योद्धा 2 मकानों की पंक्तियों के बीच से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे। आप स्टेज 7 मार्शल मास्टर हैं जिन्हें तांग हुआन कहा जाता है। अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंज उठी। चेहरे पर मूंछें और पीठ पर तलवार लिए लंबा और मजबूत आदमी तांग हुआन को घूर रहा था। उसकी घंटी जैसी आंखों में एक अशुभ चमक थी। आप कौन हैं? तांग हुआन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। मैं यान झानकोंग हूँ, लंबा और मजबूत आदमी चिल्लाया। तांग हुआन अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग के शीर्ष 20 में भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तांग हुआन के मन में अभी भी यान झानकोंग नामक इस नाम की कुछ छाप थी, और ऐसा लग रहा था कि ये नाम स्वर्गीय आत्मा सूची में शीर्ष 20 में शुमार है। ये रैंकिंग पहले से ही कम नहीं थी। हालांकि यान झानकोंग की आवाज़ के लहजे ने तांग हुआन को बेहद दुखी महसूस कराया, और जब उसने जवाब दिया तो तांग हुआन भी थोड़ा विनम्र नहीं था। कितने बड़े शब्द हैं आपके। तांग हुआन की तिरस्कार भरी निगाहों को देखकर यान झानकोंग की नाक गुस्से से लगभग टेढ़ी हो गई और वह जोर से दहाड़ा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में ऐसा क्या खास है, मार्शल आर्ट और टूल्स विधि में तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति जो स्वर्गीय आत्मा सूची में 18वें स्थान पर है। तांग हुआन, मेरे लिए इस हमले को स्वीकार करो। कोट क्लैंग। इससे पहले कि उसकी आवाज गूंजना बंद हो, यान झानकोंग की पीठ पर बंधी तलवार पहले ही बाहर आ चुकी थी। एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ विशाल तलवार हवा में उठी और एक चमकदार सुनहरी रोशनी झरने की तरह तांग हुआन की ओर बही। ची। पलक झपकते ही हवा में किसी चीज के फटने की तेज आवाज गूंज उठी। यान झानकोंग के सामने का स्थान उस सुनहरे प्रकाश से खुला हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे कि शक्ति क्यूई की भयावह लहरें बाहर की ओर उठ रही थीं। बज़, तांग हुआन की लड़ने की इच्छा बढ़ गई। उसके हाथ में भाला कांप उठा, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। इसके तुरंत बाद लंबे भाले का डंडा अचानक एक संपीड़ित स्प्रिंग की तरह ढीला हो गया और इतनी तेजी से ऊपर की ओर उछला कि उसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। आग के तेज भाले की गर्जना से उत्पन्न गर्मी अंतरिक्ष में भी नहीं टिक पा रही थी, वह टेढ़ी मेढ़ी और अस्थिर हो रही थी। क्लैंग। पलक झपकते ही सुनहरी रोशनी ने भाले के अग्रभाग को काट दिया। एक जोरदार विस्फोटक ध्वनि के साथ शक्ति क्यूई बेतहाशा उड़ गई, और तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक विशाल पत्थर उसके ड्रैगन और फीनिक्स भाले पर गड़गड़ाहट की गति से दबाव डाल रहा था। उसकी दोनों हथेलियां सुन्न हो गईं, और उसकी भुजाएं अचानक नीचे धंस गईं। ज्वलंत लाल भाले की नोक तेजी से मुड़ गई, और जब तीखी नोक लगभग जमीन तक पहुंच गई, तभी वह ऊपर की ओर उछलने लगा। 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड्स को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। तांग हुआन का चेहरा उदास था। वास्तविक क्यूई प्रसारित हुआ, और उसकी हथेली में दर्द तुरंत गायब हो गया। क्या ये सचमुच स्टेज 7 का मार्शल मास्टर है? कुछ ही दूरी पर यान झानकोंग को बहुत गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसकी आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं।
अभी अभी हुई भीषण टक्कर के बाद उसके हाथ में मौजूद विशाल स्वर्ण तलवार नीचे पड़े भाले के जबरदस्त बल से हवा में ऊंची उठ गई थी। न केवल उसका हाथ सुन्न और सुन्न हो गया, बल्कि उसका मजबूत शरीर भी पीछे की ओर झुक गया, और उसके पास अपने शरीर को स्थिर करने के लिए एक कदम पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस अस्थायी टकराव को बराबरी का मुकाबला माना गया। हालांकि इस वजह से ये बेहद असामान्य लग रहा था। वह पहले से ही 3 वर्षों से आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र में साधना कर रहा था और लगभग 2 वर्षों से 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के रूप में भी पदोन्नत किया गया था। इस स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में 8वें चरण या उससे ऊपर के कुछ मार्शल लॉर्ड भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि तांग हुआन सिर्फ एक छोटा सा स्टेज 7 मार्शल मास्टर था, और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ महीने पहले ही स्पिरिट पैलेट्स को संगठित किया था, इसलिए उसकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। वास्तव में वे बराबरी पर थे, फिर भी उनके बीच इतना बड़ा अंतर था। दिलचस्प। यद्यपि वह सदमे में था, लेकिन यान झानकोन की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। एक धीमी गर्जना के साथ सुनहरी महान तलवार ने एक बार फिर तांग हुआन पर वज्र के बल के साथ वार किया। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति क्यू ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। तलवार की शक्ति की गर्जना के बाद इसने कानों को चीर देने वाली सीटी जैसी आवाजें पैदा कर दी। तांग हुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ड्रैगन और फीनिक्स भाला जो उसने अभी अभी बाहर निकाला था, एक दिव्य ड्रैगन की पूंछ की तरह था। वूश! ऐसा लग रहा था जैसे धनुष को उसकी सीमा तक खींचा गया हो, और फिर वह अचानक ढीला पड़ गया हो, तथा भाले की घुमावदार नोक अचानक सीधी हो गई हो। चमकीली लाल भाले की नोक अचानक तलवार के शरीर पर घूम गई। क्लैंग! शून्य में एक और जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। इस बार यान झानकोन पहले से ही तैयार था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का प्रयास किया, और अपनी भुजाओं को जोर से हिलाने के साथ ही तलवार तेजी से घूम गई, जिससे पलटने वाली शक्ति बिखर गई। अगले ही पल यान झानकोन के हाथ में मौजूद विशाल तलवार से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जो तांग हुआन की ओर बढ़ी। बज़! तांग हुआन ने मन ही मन अपने दिल में खर्राटे लिए जब उसने अपने शरीर को क्षैतिज रूप से हिलाने के लिए 8 फीनिक्स फ्लैश का इस्तेमाल किया। उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स भाला बिजली की तरह सिकुड़ गया, विशाल तलवार के साथ उलझ गया और सीधे यान झानकोन की छाती में जा घुसा। भाले की नोक पर 2 फुट से अधिक लंबी एक चिलचिलाती हुई भाले जैसी रोशनी निकली। यान झानकोन ने तुरंत अपनी तलवार की चाल बदल दी। विशाल तलवार ने आश्चर्यजनक गति से हवा में एक चाप बनाया और फिर जोर से नीचे की ओर गिरी। लेकिन ठीक इसी समय तांग हुआन की भाले की क्षमता एक बार फिर बदल गई। ये वास्तव में एक बार विशाल तलवार के चारों ओर चक्कर लगा चुका था, और फिर भी यान झानकोन की छाती में घुस गया। यान झानकोन ने भी ऐसा ही किया और अपनी तलवार का रूप बदल लिया। कुछ ही क्षणों में, यद्यपि भाला और तलवार का आपस में कोई संपर्क नहीं हुआ था, तथापि उन दोनों के बीच 10 से अधिक बार टकराव हो चुका था। इसके अलावा वे बिना रुके इतनी तेज गति से आगे बढ़ते रहे। ये देखकर आसपास की भीड़ अवाक रह गई। जोंगफेंग, तुमने जो खबर सुनी वह सही थी, है ना? यान झानकोन के 4 साथियों में से जो सबसे पहले वास्तविकता में वापस आया, वह एक भूरे कपड़े पहने दाढ़ी वाला आदमी था। वह खुद को रोक नहीं सका और एक ठंडी सांस ली, और फिर पलक झपकते ही अपने सबसे नजदीक खड़े दुबले पतले आदमी की ओर देखने लगा। क्या ये तांग हुआन वास्तव में 7वें चरण का मार्शल मास्टर है, न कि 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड? जोंगफेंग नामक दुबले पतले आदमी को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसका स्वर भी थोड़ा अनिश्चित था। यह सही होना चाहिए, है ना? ऐसा कहा जाता है कि पिछले साल की पहली छमाही में वह अभी भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वास्तविक क्यूई की खेती भी नहीं की थी। लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में ऐसा लगा जैसे उसने कामोद्दीपक खा लिया हो। उसकी साधना मार्शल शिष्य से मार्शल मास्टर और फिर महान मार्शल मास्टर तक पहुंच गई। उनकी औजार विधि उपलब्धियों में बहुत तेजी से प्रगति हुई है, और अब वे एक उच्च श्रेणी के हथियार परिशोधक हैं। कोट: चरण 7 मार्शल मास्टर इतना शक्तिशाली कब बन गया? डुआन लिंग तियान के दाहिनी ओर खड़े बाज जैसी नाक वाले युवक के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। यदि ये तांग हुआन 7वें चरण के मार्शल मास्टर का शिखर है, तो चान कांग एक साधारण 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड है। अगर ऐसा है, तो उनके बराबर होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि तांग हुआन कुछ समय पहले ही स्टेज 7 का मार्शल मास्टर बना है, और चान कांग को पहले से ही 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के बीच एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। जब तक जीत तय नहीं हो जाती, वह इस तरह कैसे लड़ सकता है? न केवल उन चारों को इस पर विश्वास करना कठिन लगा, बल्कि दूर से देख रहे मार्शल योद्धाओं को भी अपने चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी को छिपाना मुश्किल हो गया। उनमें से सबसे कम साधना वाले सभी स्टेज 6 मार्शल मास्टर से थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। लेकिन कमरा नंबर 11 के सामने की लड़ाई ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। एक स्टेज 7 मार्शल मास्टर जो अभी अभी आगे बढ़ा था, वास्तव में 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के साथ एक अच्छी लड़ाई हुई थी जो अभी काफी समय पहले आगे बढ़ा था। बड़े भाई ओयांग, क्या यान झानकोन ने कुछ नहीं कहा?
भीड़ के पीछे खड़े तू पेंग दबी हुई आवाज में बोलने से खुद को रोक नहीं सके। अपने दिमाग का उपयोग करो। वह कैसे रोक सकता था? ओयांग यूनतियान पूछे बिना न रह सका। तो फिर वह लंबे समय तक क्यों नहीं लड़ सकता? ओयांग यूनतियान द्वारा इस तरह डांटे जाने के बाद भी तू पेंग नाराज नहीं हुआ। वह आश्चर्य से केवल बुदबुदा सका। यह सही है, 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड को आसानी से 7वें चरण के मार्शल मास्टर की देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? दूसरा युवक भी बोलने से खुद को रोक नहीं सका। आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं किससे पूछूं? जब ओयांग यूनतियान ने यह देखा, तो उसका दिल क्रोधित हो गया। वह गुस्से से बोला, सामान्य रूप से कहें तो 8वें चरण का एक मार्शल लॉर्ड आसानी से 7वें चरण के मार्शल मास्टर की देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन तांग हुआन नामक उस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो सामान्य हो। सामान्य ज्ञान के अनुसार कौन 1 वर्ष से कम समय में स्टेज 1 मार्शल शिष्य से स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक पहुंच सकता है, और कौन इतने कम समय में निम्न श्रेणी के हथियार परिशोधक से उच्च श्रेणी के हथियार परिशोधक तक पहुंच सकता है, और कौन माजी तलवार घाटी में 108 तलवार मुहरें प्राप्त करने में सक्षम होगा। घटनाओं की इस श्रृंखला में स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग के शीर्ष रैंक वाले यूफेयान ने भी ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन तांग हुआन ने ऐसा किया था। धत तेरी की, क्या आपको इस तांग हुआन की देखभाल करने से पहले बिग ब्रदर लियू के वापस आने का इंतजार करना होगा? ओयांग यूनतियान ने उदास होकर अपने दिल में कोसा। डिंग। ठीक इसी समय शांत युद्ध चक्र से धातुओं के टकराने की स्पष्ट ध्वनि आई। सभी का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने तांग हुआन के हाथ में भाले को देखा, जिसकी आग जैसी लाल नोक थी, जो सीधे यान जानकोन के सामने विशाल तलवार की सुनहरी धार में घुस गई थी। दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई, जिससे लंबा भाला क्षण भर में घूम गया। टक्कर के स्थान से भयानक शक्ति की उभरी और वास्तव में हवा में तूफान पैदा कर दिया। टकराना। लंबा भाला सीधा हो गया। तांग हुआन का शरीर आसमान में ऊपर उठ गया, लेकिन एक विशाल बल के धक्के के कारण वह एक पल में 10 मीटर से अधिक ऊपर तैर गया। यान जानकोन भी अपनी तलवार लहराते हुए लगातार पीछे की ओर जा रहा था। जेड जैसी जमीन पर उसके द्वारा रखा गया प्रत्येक कदम ढोल पर किसी विशाल हथौड़े के प्रहार की ध्वनि के समान था, जिससे आकाश कांप उठता था। 1 दर्जन कदम चलने के बाद यान जानकोन ने अंततः अपना शरीर स्थिर कर लिया, लेकिन उसका खुरदुरा चेहरा अब बर्तन के तले की तरह काला हो गया था। उस छोटी सी अवधि में दोनों पक्ष बराबरी पर लग रहे थे, लेकिन सच तो यह था कि वह बहुत निष्क्रिय महसूस कर रहे थे। इससे वह बहुत घुटन महसूस करने लगा। अंत में, यदि ये तथ्य न होता कि उसने अपने हृदय में तत्काल परिवर्तन किया है और वह अंतिम क्षण में तांग हुआन के हमले को रोकने में असमर्थ था, तो संभवतः वह निरंतर निराश ही रहता। अब, भले ही उस तरह की निष्क्रिय स्थिति का समाधान हो गया था, इतने सारे लोगों के ध्यान में, वह 8वें चरण के एक प्रतिष्ठित मार्शल लॉर्ड को तांग हुआन द्वारा 10 कदम से अधिक पीछे धकेल दिया गया। उसका चेहरा तुरंत गर्म हो गया और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बच्चे, तुम में कुछ हुनर है। मेरी स्वर्गीय ड्रैगन भ्रामक तलवार तकनीक को आजमाएं। यान जानकोन की आंखें खुली हुई थीं और वह पागलपन में चिल्ला रहा था। एक क्रूर जानवर की तरह जो अभी अभी पिंजरे से आजाद हुआ हो, उसका मजबूत और बलिष्ठ शरीर विस्फोटक ढंग से आगे की ओर बढ़ा। छी छी। वह अभी भी अपने हाथ में मौजूद ड्रैगन तलवार से 10 मीटर से अधिक दूर था, और प्रकाश में एक बड़ी दरार वाली विशाल तलवार पहले से ही बहुत तेज गति से घूम रही थी। तलवार से सुनहरी रोशनी की धाराएं निकली और तुरंत एक सुनहरे ड्रैगन में संघनित हो गईं, पंजे मारते हुए आगे की ओर दहाड़ने लगी। अतुलनीय रूप से तेज क्यूई ने तेजी से हवा को भर दिया, मानो वह ड्रैगन के शरीर के चारों ओर के स्थान को अनगिनत टुकड़ों में काट रही हो। तो फिर आओ लड़ें। स्वर्गीय ड्रैगन भ्रामक तलवार तकनीक, ये चांग कांग में सबसे मजबूत युद्ध कौशल है, ऐसा लगता है। तांग हुआन नामक इस व्यक्ति ने सचमुच चांग कांग को चिंतित कर दिया है। थोड़ी दूर पर जब जोंग फेंग ने यान जानकोन की तलवार की आभा देखी, तो उसकी आंखें चमक उठी और वह धीमी आवाज में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। आकाशीय ड्रैगन भ्रमकारी तलवार तकनीक को पहले ही तीसरे ड्रैगन आत्मा क्षेत्र में विकसित किया जा चुका है। यहां तक कि 14वें स्थान पर काबिज लॉन्ग जियान को भी इससे निपटने में कठिनाई हो रही है। ये बच्चा इससे मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ है। बगल में भूरे वस्त्र पहने आदमी ने हल्की मुस्कान बिखेरी। छोटे कद का और मोटा आदमी भी हंसा। एक एकल चरण 7 मार्शल मास्टर चांग कांग को स्वर्गीय ड्रैगन भ्रमकारी तलवार तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त है। ये गर्व करने लायक बात है। मुझे उम्मीद है कि जानकोन के हमले बहुत कठोर नहीं होंगे। अगर हम इस तांग हुआन को मार देंगे तो थोड़ी परेशानी होगी। बगल में खड़े एक अन्य व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी नुकीली नाक को छुआ। क्या तुमने देखा? स्वर्गीय ड्रैगन भ्रामक तलवार तकनीक, स्वर्गीय ड्रैगन भ्रमकारी तलवार तकनीक। हा, तांग हुआन अब और घमंडी नहीं हो सकता। भीड़ के पीछे तू पेंग अब खुद को रोक नहीं सका और अपने हाथों से ताली बजाकर जोर से हंसने लगा। इसने सामने खड़े कई योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया और वे सभी अजीब भाव से देखने लगे।
इस यान जानकोंग ने वास्तव में तलवार चलाने की उस कला का इस्तेमाल किया है जिसमें वह सबसे अधिक निपुण है। ऐसा लगता है कि वह सचमुच क्रोधित हो गया है। ओयांग यूनतियान के चेहरे का भाव अंधकार से स्पष्ट हो गया और अंततः उसने मुस्कुराहट प्रकट की। कोट। आसपास के अन्य युवक भी उत्साहित थे और उनके चेहरे पर घृणा भरी हुई थी। उनकी तुलना में लड़ाई देख रहे अन्य मार्शल योद्धा और भी अधिक हैरान थे जब उन्होंने देखा कि यान जानकोंग ने स्वर्गीय ड्रैगन की भ्रामक तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था। यान जानकोंग को आकाश आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किए हुए कई वर्ष हो चुके थे। भले ही उसने दूसरों से 100 बार लड़ाई न की हो, पर कम से कम दर्जनों बार तो उसने उनसे लड़ाई की ही थी। हालांकि जितनी बार उन्होंने स्वर्गीय ड्रैगन की भ्रामक तलवार कला का उपयोग किया था, उसकी संख्या एक हाथ से गिनी जा सकती है। का अंत संभवतः बहुत दुखद होगा। यद्यपि स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में हत्या की अनुमति नहीं थी, फिर भी यान जानकोंग निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। तांग हुआन को सबसे पहले इस आघात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका दिल पानी की तरह शांत था। जिस क्षण ब्लेड की रोशनी से बना सुनहरा ड्रैगन दिखाई दिया, तांग हुआन को लगा कि उसे एक भयानक तलवार ने जकड़ लिया है। ऐसी स्थिति में चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह यान जानकोंग के तलवार के हमले से बचने में असमर्थ था। चूंकि वह बच नहीं सकता था, तो फिर उसे लड़ना ही चाहिए। छी! एक विचार की चमक में तांग हुआन पहले से ही उसी समय आगे बढ़ गया था। उसके हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स भाले तीव्रता से कांप रहे थे क्योंकि वह बिजली की तरह आगे बढ़ रहा था। भाले की नोक तेजी से घूमी और भाले से एक प्रचंड अग्नि की आभा फूट पड़ी। हालांकि वह भाले के आसपास ही रहा और आश्चर्यजनक गति से ऊपर उठ गया। एक क्षण में एक विशाल आग का गोला संघनित होकर निर्मित हो गया। ये ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला का चौथा रूप था, गहन अग्नि परिवर्तन। यद्यपि ये यान जानकोंग शक्तिशाली था, फिर भी वह आकाश आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर सभी मार्शल लॉर्ड्स के बीच केवल एक औसत विशेषज्ञ था। वह सबसे मजबूत समूह नहीं था। परिणामस्वरूप जब तांग हुआन ने उसके साथ युद्ध किया, तो उसने अपने लिए कुछ तुरुप के पत्ते छोड़ने के लिए निर्वाण पवित्र अग्नि का उपयोग बिल्कुल नहीं किया। यदि वह 8वें चरण के एक और भी अधिक शक्तिशाली मार्शल लॉर्ड के साथ लड़ता, तो इसका अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम! टक्कर से लगभग एक क्षण पहले तांग हुआन का लंबा भाला कांप उठा और मजबूत आग का गोला वास्तव में एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। सैकड़ों हजारों ज्वलंत लाल प्रकाशमान धाराएं भाले की शक्ति की दिशा में गरज रही थीं। पलक झपकते ही सघन लाल प्रकाश और सुनहरा ड्रैगन आपस में टकरा गए। चमक फट गई और शक्ति क्यों पागल हो गई। धमाका, 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 धमाका। इस क्षण ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग के आत्मिक गुप्त क्षेत्र में सैकड़ों नहीं तो हजारों तीव्र टकराव एक साथ गूंज रहे हों। वे एकाग्र और शीघ्रता में थे और उनकी धरती इस प्रकार हिल रही थी मानो बिजली गिर गई हो। आसपास के योद्धाओं को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके कान भिनभिना रहे हों, मानो ये अतुलनीय रूप से प्रचंड ध्वनि तरंग उनके कानों के पर्दों में घुसने वाली हो। सभी की आंखें खुली हुई थीं और वे बिना पलक झपकाए देख रहे थे। उसकी दृष्टि की रेखा के भीतर ज्वलंत लाल प्रकाश की धारियां और सुनहरा ड्रैगन लगभग एक ही समय में बिखर गए और अतुलनीय रूप से उन्मत्त शक्ति क्यूई और गर्म इरादे में बदल गए जो सभी दिशाओं में फैल गए। चाहे वह यान जानकोंग के साथी ओयांग यूनतियान, तुपेंग या बाकी मार्शल योद्धा हों, वे सभी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। तांग हुआन ने जो युद्ध कौशल का उपयोग किया था, वह वास्तव में यान जानकोंग की स्वर्गीय ड्रैगन भ्रामक तलवार तकनीक का विरोध करने में सक्षम था। वे एक बार फिर बराबरी पर थे। स्पीयर सेंट की ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला। उसके दिमाग में एक प्रकाश बल्ब जला और वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। लगभग उसी क्षण जब उसके शब्द निकले, एक लंबे भाले और एक विशाल तलवार ने शक्ति क्यूई की परतों को भेद दिया और एक बार फिर भयंकर रूप से टकरा गए। डिंग! एक तीखी और स्पष्ट आवाज के साथ लगभग एक ही समय में दो आकृतियां उड़ी। हालांकि इससे पहले कि भीड़ उनके चेहरे को स्पष्ट रूप से देख पाती, दोनों आकृतियां एक बार फिर एक दूसरे की ओर बढ़ी और भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे और उनकी हरकतें और छटपटाहटें थीं। उनके कपड़ों और हथियारों के हवा में वार करने की आवाज एक के बाद एक गूंजने लगी। हालांकि लंबे भाले और तलवार का अभी संपर्क होना बाकी था। यान जानकोंग द्वारा स्वर्गीय ड्रैगन भ्रमकारी तलवार तकनीक को अंजाम देने से पहले का अजीब दृश्य एक बार फिर दिखाई दिया। इस बार अधिक समझदार लोगों ने जल्दी ही एक बात पर ध्यान दिया। चाहे तांग हुआन अपने शरीर को कैसे भी हिलाए और चाहे उसके हाथ में भाला कैसे भी घुमाए, भाले की नोक हमेशा यान जानकोंग की छाती पर ही रहेगी। यद्यपि तांग हुआन के भाले का कोण हर बार अलग अलग होता था, फिर भी उसके कार्य बहुत सरल थे। दूसरी ओर यान जानकोंग ने हमले को रोकने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्यवश उसकी तलवार का कोई भी वार असली चीज पर नहीं लगा। इस दृष्टिकोण से यान जानकोंग वास्तव में नुकसान में दिख रहा था।
हर कोई एक दूसरे को निराशा से देखने से खुद को रोक नहीं सका। उनके दिलों में जो सदमा पहुंचा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पहले उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब तांग हुआन ने यान जानकोन की स्वर्गीय ड्रैगन भ्रमकारी तलवार कला को अवरुद्ध कर दिया, तो उन्होंने पाया कि किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग न करने की शर्त के तहत तांग हुआन की भाला कला वास्तव में शानदार थी। स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग के शीर्ष 18 में कई भाला चलाने वाले विशेषज्ञ थे। उनकी साधना तांग हुआन से अधिक थी, लेकिन भाला कला के मामले में वे निम्नतर थे। यहां तक कि यान जानकोन, जो 19वें स्थान पर था, तांग हुआन का कुछ नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आकाशीय आत्मा क्षेत्र में केवल शीर्ष 9 में स्थान पाने वाले ही तांग हुआन को दबाने में सक्षम हों? शायद वह शीर्ष 10 में स्थान पा सके। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर कई वर्षों तक साधना की थी। मैं अब और नहीं लड़ूंगा। मैं अब और नहीं लड़ रहा हूं। कोट। जैसे ही सभी लोग अपने विचारों में खोए हुए थे, एक क्रोधित आवाज सुनाई दी। सबने उस ओर देखा। यान जानकोन ने अचानक अपनी तलवार लहराई और पीछे हट गया, जैसे कि वह उड़ रहा हो। एक क्षण में ही वह भाले की शक्ति की सीमा से बाहर निकल गया। क्या चल रहा है? ये देखकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक दर्जन सांसों के अंतराल में, हालांकि तांग हुआन और यान जानकोन के हथियारों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छुआ था, उनके बीच टकराव बेहद तीव्र था, जिसने देखने वाले सभी लोगों को चकित कर दिया। लेकिन अब चमकने का समय आ गया था, और यान जानकोन पीछे हटने वाला था। हालांकि यान जानकोन तांग हुआन के शानदार लॉन्ग स्पीयर के सामने कुछ हद तक निष्क्रिय दिख रहे थे, लेकिन उन्हें लड़ाई से बचने की स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए था। जैसे ही सभी के विचार दौड़ने लगे, यान जानकोन का रंग हरा और लाल हो गया। वह बहुत स्पष्ट था कि यदि वह ऐसे ही पीछे हट गया, तो भविष्य में इस स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के असंख्य मार्शल योद्धाओं द्वारा निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाया जाएगा। हालांकि वह वास्तव में अब इस तांग हुआन के साथ लड़ना नहीं चाहता था। तांग हुआन के भाले की गति बिजली की तरह तेज थी। उसका भाला उसी महत्वपूर्ण बिंदु पर निशाना साध रहा था। हालांकि उसने समय पर प्रतिक्रिया की, जिससे तांग हुआन को तुरंत अपने भाले की दिशा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस भी संभाल पाता, तांग हुआन का अगला भाला प्रहार उसके पीछे पीछे आ गया, एक के बाद एक, लगातार और अंतहीन, मानो इसका कोई अंत ही नहीं था। हालांकि तांग हुआन के लंबे भाले के लगातार प्रहार के कारण उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार बार बार चूक जाती थी। कपास को तलवार से काटने जैसा दमघोंटू एहसास बेहद असहनीय था। वह इसे 1 या 2 बार सहन कर सका, और 100 से अधिक बार इसने यान जानकोन को पागल कर दिया, मानो उसकी छाती फटने वाली हो। क्या आप अब और लड़ना नहीं चाहते? कुछ मीटर दूर तांग हुआन यान जानकोन की ओर चला गया। उसके हाथों में लंबा भाला गर्मी से लहरा रहा था, लेकिन वास्तव में उसके मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान तैर रही थी। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, यदि आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो बस मत लड़ो। यान जानकोन, क्या आपको लगता है कि आप स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग में शीर्ष रैंक पर हैं, यू फेयान? आप। तांग हुआन की अवमानना से यान जानकोन क्रोध से भर गया। अपने हाथ में विशाल सुनहरी तलवार की अचानक लहर के साथ यान जानकोन फिर से तांग हुआन की ओर झपटने वाला था, लेकिन जब उसके पैर अभी अभी चले थे तो उसने अपने उस आवेग को दबा दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि वह इसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं निकाल सका तो वह पुनः उस जाल में फंस जाएगा। यान जानकोन, यदि तुम सचमुच लड़ना नहीं चाहते तो ऐसा ही हो। मैं उदार हूं और अपने आप को आपसे कम नहीं समझता। आपको केवल वही सौंपना है जो आपके पास है और आप भाग सकते हैं। तांग हुआन ने उपहास किया। बकवास है तुम्हारी माँ। तांग हुआन, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? भाड़ में जाओ। यान जानकोन ने पहले ही अपने दिल में गुस्से को दबा लिया था, लेकिन अब वह इसे और नहीं रोक सकता था। दहाड़ते हुए उसने अपनी विशाल तलवार लहराई और एक बार फिर तांग हुआन की ओर विस्फोटक गोली चला दी। तलवार से सुनहरे प्रकाश की धाराएं अलग हो गईं और एक पल में एक और सुनहरा ड्रैगन बन गया। तलवार की ताकत का पीछा करते हुए उसने अपने विषदंत दिखाए और अपने पंजे लहराए और आगे की ओर दहाड़ने लगा। एक क्षण में तीव्र और उन्मत्त शक्ति क्यूई ने आसपास के स्थान को ढक लिया। एक बार फिर यान जानकोन ने स्वर्गीय ड्रैगन भ्रमकारी तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया। हालांकि इस बार उनका हमला पिछले हमले से काफी अलग था। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन ने दहाड़ लगाई, उसके शरीर के भीतर एक और गोल्डन ड्रैगन संघनित होकर आकार लेने लगा। सुनहरे ड्रैगन के शरीर के अंदर एक तीसरे सुनहरे ड्रैगन ने आकार लेना शुरू कर दिया। 3 सुनहरे ड्रैगन, और प्रत्येक ड्रैगन एक के चारों ओर लिपटा हुआ था। चाहे वह शक्ति क्यूई थी जो जारी हो रही थी, या आभा जो उतार चढ़ाव कर रही थी, वे सभी पिछली बार की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थे। पलक झपकते ही उस भयावह आभा ने शून्य को विकृत कर दिया, और सभी की दृष्टि में वह छोटा सा क्षेत्र भ्रामक और अवास्तविक लगने लगा। 3 ड्रैगन भ्रामक आत्मा, इस बार चांग कांग वास्तव में सब कुछ बाहर जा रहा है।
कुछ ही दूरी पर जब जोंग फेंग नामक युवक ने स्थिति देखी तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मुझे उम्मीद है कि इस हमले के बाद तांग हुआन अभी भी अपनी छोटी सी जान बचाने में सक्षम होगा। अन्य 3 युवकों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव बिल्कुल उसके जैसे ही थे। उनके पीछे अन्य मार्शल योद्धाओं के दिल में सदमे का अनुभव हो रहा था। जब स्वर्गीय ड्रैगन भ्रामक तलवार तकनीक ने 3 ड्रैगन भ्रामक आत्मा को मुक्त किया तो इसकी शक्ति वास्तव में बेहद भयानक थी। जिस क्षण उन्होंने 3 ड्रैगन भ्रामक आत्मा तलवार तकनीक से होने वाली हलचल को महसूस किया, वे डर से कांपने से खुद को नहीं रोक सके, जैसे कि उनके शरीर अतुलनीय रूप से तेज शक्ति क्यूई द्वारा फाड़ दिए जाने वाले थे। भीड़ के पीछे ओयांग यूनतियान, तुपेंग और अन्य सभी बहुत खुश थे, विशेषकर तुपेंग। वह बहुत उत्तेजित था, जिसके कारण उसका थोड़ा विकृत चेहरा लाल हो गया था। ये तांग हुआन मौत की तलाश में है। यदि यान झानकोंग हार मानने को तैयार हो जाता तो मामला सुलझ जाता। हालांकि वह वास्तव में चाहता था कि यान झानकोंग उसके पास मौजूद सामान उसे सौंप दे, जब तक कि 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड उसके जैसे छोटे चरण 7 मार्शल मास्टर से डरता था। वह इसलिए रुकना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई मरे। तो यह आपका अंतिम तुरुप का पत्ता है। इससे पहले कि सुनहरा ड्रैगन दहाड़ कर निकट आता, अत्यंत तीक्ष्ण शक्ति क्यूई पहले ही उस पर छा चुकी थी। तांग हुआन को सबसे पहले हमले का सामना करना पड़ा। उसका दिल अनायास ही कांप उठा। उसने तुरंत यान झानकोंग के हमले की असामान्यता को महसूस किया, लेकिन वह घबराया या चिंतित नहीं हुआ। मन के निर्देशों के बीच 1 सेकंड में डेंटियन के भीतर 9 यांग दिव्य भट्टी एक आत्मा गोली की तरह थी, जो और भी तेजी से घूम रही थी। पलक झपकते ही प्रज्वलित आध्यात्मिक अग्नि शक्ति वास्तविक क्यूई के साथ मिलकर भाले में प्रवाहित हो गई। वह मूलतः निर्वाण पवित्र अग्नि को अछूता रखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यदि वह आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति का थोड़ा सा भी उपयोग करेगा तो वह इस तलवार के प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। छी! अगले ही पल तांग हुआन के हाथ में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स भाला बाहर आ गया। भाले का शरीर कांप उठा, भाले की नोक बिजली की तरह घूमने लगी और एक धधकती हुई अग्नि की आभा धरते हुए बांध की तरह गरजने लगी। आग का गोला इतनी तेजी से संघनित हुआ और आकार लेने लगा कि उसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था, और वह तेजी से फैलने लगा। पलक झपकते ही वह अत्यंत भारी हो गया और भयावह गर्मी से पूरा स्थान जलने लगा। यान झानकोंग अभी भी स्वर्गीय ड्रैगन भ्रामक तलवार तकनीक का उपयोग कर रहा था, जबकि तांग हुआन अभी भी इसका सामना करने के लिए ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला के गहन अग्नि परिवर्तन का उपयोग कर रहा था। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम! एक तीखी आवाज के साथ आग का गोला अचानक फट गया। सबकी आंखें नहीं झपकीं। जो दृश्य उन्होंने पहले देखा था वह एक बार फिर सामने आ गया। हालांकि इस बार ये पिछली बार की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र था। प्रभाव की ध्वनि के बीच भाले के हमले के साथ अनगिनत ज्वलंत लाल रोशनियां चमक उठी, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया और 3 सुनहरे ड्रैगन को ढक लिया। इस क्षण में सभी को ऐसा लगा जैसे उनके कान बहरे हो जाएंगे। उनकी दृष्टि पहले से ही कुछ धुंधली हो चुकी थी और वे केवल प्रकाश की सुनहरी और लाल किरणें ही देख पा रहे थे, जो तेजी से फूट रही थी, इतनी चमकदार कि उन्हें देखना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि तांग हुआन और यान झानकोंग की आकृतियां भी बिखरी हुई नियॉन रोशनी से नष्ट हो रही थीं। इसके बाद एक अतुलनीय रूप से क्रूर शक्ति क्यूई अनियंत्रित रूप से सभी दिशाओं में फैल गई और अपने साथ भयावह गर्मी लेकर आई। डिंग! एक क्षण के बाद एक परिचित स्पष्ट ध्वनि निकली। हर किसी के दिल में हलचल मच गई। वे तुरंत देखने के लिए मुड़े। केवल 2 आकृतियों को तेजी से पीछे हटते हुए देखा। वे तांग हुआन और यान झानकोंग थे। लेकिन जब हर कोई यह देखना चाहता था कि क्या तांग हुआन घायल हो गया है या मर गया है, तो जैसे ही वह जमीन पर उतरा, वह अचानक लगाम से मुक्त हो गया और फिर से आगे बढ़ गया। उसके हाथ में पकड़े लंबे भाले से एक चमकदार प्रकाश की किरण निकली और वह यान झानकोंग की बाईं कमर पर इस गति से जा लगा कि वह 1000 सैनिकों को बहा ले जाएगा। उस क्षण यान झानकोंग के पास पैर जमाने के लिए भी जगह नहीं थी। उसने जल्दी से अपनी तलवार लहरा दी। क्लैंग! तेज घंटी बजने के बीच यान झानकोंग का विशालकाय शरीर बाहर निकला और 11वीं पंक्ति में कमरा नंबर 12 की दीवार से बेरहमी से टकराया। धमाका! कमरा अचानक हिल गया और यान झानकोंग का शरीर जमीन पर फिसलकर दीवार से चिपक गया। पफट! मुंह में ताज़ा खून थूक दिया गया। यान झानकोंग का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। एक क्षण में वह एक घायल जंगली जानवर की तरह चीखा और कूदने के लिए संघर्ष करने लगा। हालांकि ठीक इसी समय एक तीखी ची ध्वनि उसके कानों में घुसी। पलक झपकते ही आग जैसी लाल भाले की नोक उसके गले के ठीक सामने आकर रुक गई। यान झानकोंग का शरीर लकड़ी के मुर्गे की तरह जम गया। वह भाले की नोक से निकलने वाली गर्मी को महसूस भी नहीं कर सका। इस समय दूर खड़े सभी लोग स्तब्ध थे और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अभी जो कुछ हुआ वह बहुत शीघ्रता से हुआ। जब तक सभी लोग सदमे से उबर पाते, यान झानकोंग खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा था। उसका गला बंदूक से छलनी कर दिया गया था।
यान जानकोंग 8वें चरण के एक प्रतिष्ठित मार्शल लॉर्ड, स्वर्गीय ड्रैगन भ्रामक तलवार तकनीक का उपयोग 3 ड्रैगन भ्रामक आत्मा स्तर तक करने के बाद वास्तव में अभी भी हार गए थे और एक चरण 7 मार्शल मास्टर से जो कुछ महीने पहले ही आगे बढ़े थे। स्वर्ग को मजाक नहीं करना चाहिए, क्या सही परिणाम इसके विपरीत नहीं होना चाहिए? तस्क तस्क, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तान हुआन यान जानकोंग के सामने भाले की तरह खड़ा था, उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। यान जानकोंग, क्या तुम मुझे खून से लथपथ कर देने की योजना बना रहे हो? तान हुआन, तुम। हिस, यान जानकोंग को झटका लगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह दर्द से चिल्ला उठा। भाले से निकलने वाली गर्मी से उसकी गर्दन की त्वचा पहले से ही जल चुकी थी और उसने अवचेतन रूप से अपना सिर एक तरफ कर लिया, लेकिन अगले ही पल उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि भाले की नोक पहले से ही छाया की तरह उसका पीछा कर रही थी। अगर वह बाहर होता तो मैं तुम्हें एक ही गोली से मार देता। तान हुआन ने अपनी आंखें मूंद लीं, उसके हाथ में लंबा भाला चमक उठा। भाले का सिर यान जानकोंग के गले से दूर चला गया और उसके कंधे पर 2 बार जोर से थपथपाया। वहां मौजूद कपड़े तुरंत क्रीजदार हो गए। हालांकि मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें इस स्वर्ग की आत्मा गुप्त क्षेत्र का शुक्रिया अदा करना होगा। ये वह था जिसने तुम्हें अपना दयनीय जीवन बनाए रखने में मदद की थी। चूंकि तुम कुत्ते हो, इसलिए तुम्हें आज्ञाकारी होना होगा। अब जो कुछ तुम्हारे पास है उसे तुम सौंप दो और चले जाओ। पफट। तान हुआन की बातें सुनकर यान जानकोंग का पीला चेहरा हरा हो गया और उसकी छाती में खून दौड़ने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसने फिर से मुंह में खून थूका, जो उस भाले की नोक पर फैल गया जिसे अभी अभी बाहर निकाला गया था। तान हुआन, मैं इस बार हार मानता हूं। यान जानकोंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जमीन से उठने के लिए संघर्ष करते हुए उग्रता से कहा, यह मेरी बहती सोने की तलवार है। एक दिन मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। यान जानकोंग ने अपनी बांह को एक झटके से विशाल स्वर्ण तलवार को तान हुआन की ओर फेंक दिया। क्लैंग। तान हुआन ने अपने भाले को हल्के से आगे बढ़ाया, जिससे बहती हुई सोने की तलवार उड़कर कुछ मीटर दूर जमीन पर गिर गई। ये एक कबाड़ का टुकड़ा है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप। उनकी बहती सोने की तलवार एक उच्च श्रेणी का हथियार था जिसे खरीदने के लिए कबीले ने करीब 30 मिलियन सोने के सिक्के खर्च किए थे। जब उन्होंने पहली बार स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया था तो उन्हें किसी ने उठा लिया था और केवल पिछले वर्ष ही वह दूसरे पक्ष को हराने में सफल रहे और फिर अपना हथियार वापस ले पाए। इस तरह के हथियार को वास्तव में तान हुआन ने पुराने जूतों की एक जोड़ी की तरह त्याग दिया था। हालांकि जब यान जानकोंग ने जमीन पर बहती हुई सोने की तलवार की एक झलक देखी तो वह और कुछ नहीं कह सका। तलवार के शरीर पर वास्तव में एक लंबी और संकरी दरार उभर आई थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा और तलवार उठा ली। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि दरार अभी भी बनी हुई थी। तुमने मेरी बहती सोने की तलवार को नष्ट कर दिया। यान जानकोंग इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जबकि उसी समय वह पश्चाताप से भर गया था। हाँ, आप क्या कर सकते हैं? तान हुआन ने उपहास किया। कोट। यान जानकोंग ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने दांत पीसकर अपनी सुनहरी तलवार पकड़ी और जाने के लिए मुड़ा। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तान हुआन का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम्हें अभी भी इस सड़े हुए लोहे के टुकड़े में रुचि है? यान जानकोंग ने ठंडी सांस ली। मुझे इस धातु के टुकड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर स्थित कमरे की नंबर प्लेट में दिलचस्पी है। तान हुआन ने हंसते हुए उदासीनता से कहा। क्या? यान जानकोंग के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। तुम समझे नहीं, तो फिर मैं फिर कहूंगा, अपने कमरे की नंबर प्लेट मुझे दे दो। तान हुआन ने धीरे से कहा। तान हुआन, दूसरों पर दया करो और अपने कार्यों में बहुत निर्दयी मत बनो, अन्यथा इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। ठीक इसी समय एक आवाज गूंजी। 4 आकृतियां पहले ही किनारे की ओर चली गई थीं, और जो बोल रहा था वह दुबला पतला युवक जोंग फैंग था। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तान हुआन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गईं। नहीं, बस सलाह है। जोंग फैंग जोर से हंसा। सलाह? तान हुआन अचानक पीला पड़ गया और ठंडे स्वर में बोला, आप अपने आप को क्या समझते हैं? अब आपकी सलाह लेने की बारी मेरी है। यदि आप अपनी तलवार निकाल लें तो दूसरे लोग आपको चुनौती देंगे। आज मैं देखूंगा कि दूसरों को चुनौती देना कैसा होता है। कोट। हम। जोंग फैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके माथे के बीच क्रोध की एक झलक दिखाई दी। कोई भी अन्य व्यक्ति जो मुझे सलाह देना चाहता है, वह मेरे पास आ सकता है। तान हुआन की नज़र जोंग फैंग के बगल में खड़े अन्य 3 युवकों पर पड़ी और वह उपहास करते हुए बोला, हमेशा एक ही कमरे में रहकर साधना करना, क्या ये उबाऊ नहीं है? मुझे लगता है कि 5 कमरों को एक साथ घुमाने में सक्षम होना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तान हुआन, ये तुमने कहा था। डुओ फैंग इतना क्रोधित हुआ कि वह हंसने लगा। ठीक है,
जोंग फैंग, बात करना बंद करो। तभी उसकी नज़र तांग हुआन की ओर गई। उसने अपनी छाती से एक क्रिस्टल साफ लाल जेड टैबलेट निकाली और उसे तांग हुआन पर फेंक दिया। तांग हुआन, क्या तुम्हें मेरे कमरे की नंबर प्लेट नहीं चाहिए थी? इसे लें। जोंग फैंग, चलो। यान जानकोंग, आप जा सकते हैं, लेकिन वह नहीं जा सकता। तांग हुआन ने एक हाथ से जेड की पट्टिका पकड़ ली और उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा भाला भी थोड़ा ऊपर उठा और उसने जोंग फैंग नामक दुबले पतले युवक की ओर इशारा किया। तांग हुआन, ज्यादा दूर मत जाओ। केवल अब यान जानकोन को याद आया कि तांग हुआन ने पहले ही कहा था कि वह जोंग फैंग को चुनौती देगा, जिससे उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। चलो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से आगे बढ़ें। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति और बाज जैसी नाक वाला व्यक्ति भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हाथों में लिए हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उनके दाहिने हाथ में मौजूद भारी तलवार ने उनकी कमर में लगी लंबी तलवार की मूठ को पकड़ लिया। उनकी आंखें तुरंत तलवार की तरह तेज हो गईं। यहां तक कि 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड यान जानकोंग भी उससे हार गए थे। उसने 7वें चरण के 4 महान मार्शल मास्टर्स को भी अपनी नजरों में नहीं रखा। बज़, स्पष्ट, कांपती हुई चीख के बीच, तांग हुआन के हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स लांस एक बार फिर अत्यंत चमकदार और दैदीप्यमान प्रकाश के साथ फट पड़ा और भाले की नोक से लगातार धधकती गर्मी निकल रही थी। एक क्षण में ही पूरे स्थान का वातावरण भारी और दमनकारी हो गया और ऐसा लगने लगा कि एक नया महान युद्ध शुरू होने वाला है। इस अप्रत्याशित घटना को देखकर आसपास के कई मार्शल योद्धा अचंभित रह गए। यान जानकोन को हराने के बाद तांग हुआन ने अभी भी अकेले 4 लड़ने की योजना बनाई है। क्या आपको कमरा नंबर कार्ड नहीं चाहिए था? जोंग फैंग, उसे अपनी नंबर प्लेट दे दो। अचानक यान जानकोन की आवाज गूंजी। वह उन चारों की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। 7वें चरण के शिखर पर स्थित उनके 4 महान मार्शल मास्टर, यदि हाथ मिला लें तो वे 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम होंगे। लेकिन चूंकि वह भी हार गए थे, इसलिए उनकी जीत की संभावना बहुत कम थी। संभवतः इस लड़ाई के बाद वे चारों बुरी तरह घायल हो गए होंगे। जानकोंग, जोंग फैंग और अन्य लोग हैरान रह गए। हालांकि यान जानकोंग ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने तांग हुआन पर एक नज़र डाली और चला गया। ये देखकर जोंग फैंग का चेहरा उदास हो गया, मानो उसके दिल में तीव्र संघर्ष चल रहा हो। काफी देर बाद उसने अपनी छाती से एक लाल जेड प्लेट निकाली, दांत पीसते हुए उसे तांग हुआन की ओर फेंक दिया। चल दर, धीमी आवाज में गुर्राहट के साथ जोंग फैंग ने उस दिशा में पीछा किया जिस दिशा में यान जानकोंग गया था। अन्य 3 लोग जल्दी से पीछे चले गए, लेकिन पीछे मुड़ने से पहले उन्होंने अपनी आंखों में भड़कते क्रोध के साथ तांग हुआन की ओर देखा। इस मामले का अंत हो गया। भीड़ के पीछे ओयांग यूनतियान, तुपेंग और कुछ अन्य लोगों ने अपने सामने के मार्शल योद्धाओं की आड़ में चुपचाप अपने सिर सिकोड़ लिए और अपने शरीर को झुका लिया ताकि तांग हुआन उन्हें न देख सके। पेंग बो सही है। जैसा कि अपेक्षित था, आप इस स्थान के बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर सकते। जब तक यहाँ कोई नहीं मरता, तब तक सब ठीक है। यान जानकोंग और अन्य लोगों की आकृतियों को दूर से गायब होते देख तांग हुआन को कुछ ख्याल आया। जब उसने अपनी नज़र हटाई तो उसकी नज़र भीड़ के पीछे चली गई, लेकिन वह अंदर ही अंदर उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। फिर तांग हुआन अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह रुक गया और बगल के कमरे की ओर देखने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कमरा 12 का दरवाजा पहले ही खुल चुका था। उसका शरीर सुंदर, नाजुक और सुंदर था और उसका चेहरा जमी हुई चर्बी के समान कोमल और मुलायम था। उसके गालों पर हल्की लाली थी, जो सफ़ेद और गुलाबी थी, पके आड़ू की तरह जिसमें से हल्की चुटकी से रस निकल सकता था। इस स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र का कमरा पूरी तरह से ध्वनिरोधी था। अगर वह दरवाजा खोलती तो यान जानकोन का शरीर दीवार से टकराकर गिरता देख वह घबरा जाती। गूफी, एक चीख सुनाई दी और लाल पोशाक वाली लड़की मानो सपने से जाग उठी। उसकी काली, सुंदर आंखें तुरंत चमक उठीं। उसकी आंखों में अदम्य खुशी और उत्साह झलक रहा था। तांग हुआन। उसके चिल्लाने के बाद गूफी की लाल आकृति शान से तांग हुआन के सामने प्रकट हुई। लंबे समय के बाद उससे मिलने की खुशी ने उसके गालों को और भी अधिक लाल कर दिया था। गूफी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ आओगे। तांग हुआन इस जगह पर अपने किसी परिचित से मिलकर खुश हुए बिना नहीं रह सके। फ्यूरियस वेव्स सिटी में वापस आने के बाद उसने मूल रूप से छोटी लड़की को देखने के लिए गू परिवार से मिलने की योजना बनाई थी। हालांकि ये सुनने के बाद कि उसे गू जिंगचेंग द्वारा स्वर्गीय फोजिंग सिटी में भेजा गया था, उसने ऐसा न करने का फैसला किया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में आकाशीय आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ तक कि उसके बगल में रह रही थी। फ्यूरियस वेव्स सिटी में लौटने के कुछ समय बाद ही मुझे पिताजी ने यहाँ भेज दिया। मैं इतना ज्यादा नाराज हूँ। बस जब उसने तांग हुआन की ओर देखा तो वह अपने दिल में थोड़ा दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। बेशक वह जानती थी कि उसके पिता ने उसे यहाँ क्यों भेजा था। वह पहले से ही 6ठे चरण पर है। लगता है आपके पिता ने सही काम किया।
ये सुनकर तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। आओ पहले अंदर चलें। आखिरी बार जब उसने गूफी को फेंग मिंग पर्वत पर देखा था तब वह केवल स्टेज 4 मार्शल मास्टर में थी। हालांकि कुछ ही महीनों की छोटी सी अवधि में वह स्टेज 6 मार्शल मास्टर के क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोट। तांग हुआन कमरा 11 में सबसे पहले दाखिल हुआ। गूफी भी खुशी खुशी उसके पीछे गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। कुछ ही दूरी पर भीड़ में जो लोग केवल एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे उन्होंने अब अपनी आवाजें दबाना बंद कर दिया। अरे आज तो आंखें खोलने वाली बात हो गई। तस्क यहाँ तक कि 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड यान जानकोंग भी आज स्टेज 7 के मार्शल मास्टर तांग हुआन से हार गए। मैंने शुरू में सोचा था कि तांग हुआन ने स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग के 18वें रैंक तक पहुंचने के लिए धोखा देने के लिए कुछ अज्ञात विधि का उपयोग किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी रैंकिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है। यान जानकोंग, जोंगफेंग और अन्य 4 को तांग हुआन के खिलाफ लड़ने की अनुमति क्यों नहीं देता? यद्यपि वह जीत जाता, परंतु उसे वास्तविक क्यूई की एक बड़ी मात्रा खर्च करनी पड़ती। इस समय यदि 7वें चरण के 4 महान मार्शल मास्टर हाथ मिला लें तो ये पूरी तरह से संभव है कि वे तांग हुआन को भारी रूप से घायल कर सकें। क्या आपको लगता है कि यान जानकोंग इस बारे में नहीं सोचेगा? मेरी राय में अगर यान जानकोंग ने हेवी फैन को उस पर हमला करने की अनुमति नहीं दी तो वह निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करने में सक्षम होगा कि भले ही वे चारों हाथ मिला लें, वे तांग हुआन का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। सभी लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। कुछ ही देर बाद एक बार फिर दरवाजा खुला और तांग हुआन और गूफी बाहर चले गए। तांग हुआन उसी स्थान पर इंतजार कर रहा था और गूफी जल्दी से अपने कमरे 12 में लौट आई। कुछ ही देर बाद वह एक बार फिर अपने हाथ में एक छोटा सा पैकेज लेकर सबके सामने आ गई। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। जब उन्होंने स्थिति देखी तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। बूढ़ी महिला ने पति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ढूंढा आसान उपाय, प्यार को लेकर कैसे आए फ्यूज कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें। अभी तांग हुआन ने यान जानकोंग और जोंगफेंग से गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर के 2 कमरे प्राप्त किए थे। उसने एक कमरा अपने लिए छोड़ दिया था और दूसरा कमरा पूरी तरह से गूफी नाम की इस छोटी लड़की को दिया जा सकता था। तुरंत कई मार्शल योद्धाओं ने गूफी को ईर्ष्या और जलन से भरी निगाहों से देखा, जिन्हें छिपाया नहीं जा सका। इस आकाशीय आत्मा क्षेत्र में एक समर्थक होने के लाभ बहुत महान थे। एक समर्थक के साथ यहां तक कि गूफी जैसे चरण 6 मार्शल मास्टर जिनके पास स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग नहीं थी, उन्हें गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर साधना के लिए जगह मिल सकती थी। भीड़ की ईर्ष्या भरी निगाहों के नीचे तांग हुआन और गूफी भीड़ के चारों ओर चले गए। लेकिन ठीक उसी समय तांग हुआन को अचानक कुछ ख्याल आया। उसके कदम रुक गए और उसकी नज़र भीड़ पर पड़ी। वह अचानक चिल्लाया, बाहर आओ। तांग हुआन की बातें सुनकर सभी चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। गूफी, जो बगल में खड़ा था, वह भी दंग रह गया और आश्चर्य से तांग हुआन को देखने लगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बाहर आमंत्रित करूं? तांग हुआन की आंखों में उपहास प्रकट हुआ और वह ठंडी हंसी हंसने लगी। तांग हुआन, तुम क्या करना चाहते हो? इस बार हमने आपको नाराज नहीं किया। ओयांग यूनतियान, तुबांग और अन्य लोग जो उस दिशा में छिपे हुए थे, उनके पास खुद को संभाल कर खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वे पश्चाताप से भरे हुए थे। मूलतः जब तांग हुआन कमरे में आया था तो उनके मन में वहां से चले जाने का विचार आया था, लेकिन वे वहीं रुकना चाहते थे और स्थिति पर नजर रखना चाहते थे। आसपास के लोगों ने जब उन्हें देखा तो वे अचानक समझ गए और उनके चेहरों पर तुरंत ही दुख के भाव उभर आए। ये सब आप ही हैं। जिस क्षण उसने उन्हें देखा, गूफी घबराकर चिल्लाई, फिर उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और गुस्से से बोली, ये लोग बहुत बुरे हैं। हमारे मार्शल योद्धाओं के समूह से उनके सभी हथियार और सोने के नोट लूट लिए गए और वे बाद में केवल क्रेडिट पर सकुला होमोनी पैलेट खरीद सकते थे। हालांकि बहुत समय नहीं बीता था, लेकिन उन पर अभी भी उस लड़की की गहरी छाप थी। जब तक किसी का साधना स्तर चरण 4 मार्शल मास्टर से कम नहीं है और 30 वर्ष से अधिक नहीं है, वे पर्याप्त सोने के सिक्के का भुगतान करने के बाद आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। बेशक यहां प्रवेश पाने वाले लोगों की संख्या सीमित थी और दिव्य अस्त्र मंडप में भी प्रवेश पाने वाले लोगों की संख्या पर सख्त नियंत्रण था। यद्यपि चरण 4 मार्शल मास्टर भी प्रवेश कर सकते थे, एक वर्ष के बाद चरण 4 मार्शल मास्टर की संख्या जो प्रवेश कर सकते थे बहुत कम थी, एक हथेली से गिनने के लिए पर्याप्त थी, और गूफी नामक यह लड़की उनमें से एक थी। इसके अलावा ये सिर्फ एक छोटा सा चरण 4 मार्शल मास्टर था। ये पहले से ही काफी बुरा नहीं था कि उसने उसे सबक नहीं सिखाया, लेकिन उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि यह चरण 4 मार्शल मास्टर वास्तव में इस तांग हुआन से परिचित था। तू बंग, अपने सारे सोने के नोट निकालो, ओयांग यूनतियान ने गहरी आवाज में चिल्लाया।
हालांकि तू पेंग और अन्य लोग अनिच्छुक थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर आज उन्होंने खून नहीं बहाया तो इस चरण को पार करना मुश्किल होगा। उन्होंने दांत पीसते हुए अपनी जेबों से सोने के नोटों का एक ढेर निकाला और ओयांग यूनतियान को सौंप दिया। उन्होंने तांग हुआन के सामने सोने के नोटों का मोटा ढेर रखा और अत्यंत पीड़ादायक भाव से कहा, तांग हुआन, यहाँ का सोना निश्चित रूप से 50 मिलियन से अधिक है। यह उससे 10 गुना अधिक है जो मैंने उससे तब लिया था। क्या अब तुम संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तांग हुआन ने उदासीनता से कहा, जब उसकी नज़र ओयांग यूनतियन की छाती और पेट पर पड़ी। आप निशान केंचुए की तरह मुड़ गया। एक क्षण बाद उसने दांत पीसकर अपनी छाती से सोने के नोटों का एक मोटा बंडल निकाला। हमारे सभी सोने के नोट यहाँ हैं, यदि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उनके शब्द झूठ नहीं थे। इस गुप्त क्षेत्र में, हालांकि उनके पास एक शक्तिशाली समर्थक है, उनकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है और उनके द्वारा लूटे गए सोने के नोट कभी भी उनके अपने कमरों में नहीं रखे गए थे। अन्यथा यदि वे बाहर जाते तो निश्चित रूप से उन्हें अन्य मार्शल योद्धाओं द्वारा छीन लिया जाता। अब आप भाग सकते हैं। तांग हुआन ने सोने के नोटों का ढेर पकड़ा और उसे ओयांग यूनतियान के चेहरे पर पटक दिया। तू बंग और बाकी सभी लोग क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ओयांग यूनतियान ने अपनी मुठियां भींच लीं और उसके हाथों के पीछे की नसें उभरने लगीं, लेकिन फिर भी उसने उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। चल दर, धीमी गर्जना के साथ ओयांग यूनतियान ने तांग हुआन को एक विषैले सांप की तरह घूर कर देखा। फिर उसने अपने गुस्से को सीने में दबा लिया और सिर झुकाकर जल्दी से वहां से चला गया। तू बंग और बाकी लोगों की वहां और अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वे ओयांग यूनतियान के पीछे चले गए और अपनी दुम दबाकर निकल गए। भीड़ में से हंसी गूंज उठी। उनमें से कई को ओयांग यूनतियान और अन्य लोगों ने लूट लिया था। उन्हें ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर स्वाभाविक रूप से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। गूफी, इसे ले लो। तांग हुआन ने सोने के नोटों का मोटा ढेर गूफी की बाहों में ठूंस दिया। ये बहुत ज्यादा है, मत करो, मत करो। गूफी चौंक गई। सोने के नोट प्राप्त करने के बाद ही उसे होश आया। वह इतनी घबरा गई कि वह उसे तांग हुआन को वापस देना चाहती थी, क्योंकि सोने के नोटों के इतने बड़े ढेर का मूल्य कम से कम 2 से 300 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर था। जब वह छोटी थी तब से उसने पहले कभी अपने हाथों में इतनी बड़ी मात्रा में सोने के नोट नहीं पकड़े थे। दुर्भाग्यवश, इससे पहले कि वह उसे तांग हुआन की ओर वापस धकेल पाती, तांग हुआन जोर जोर से हंसते हुए कुछ मीटर दूर जा चुका था। गूफी ने मुंह बनाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। डॉट पांगशुओ की जेड पट्टिका के पीछे जेड के समान पारदर्शी एक सर्पिल सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। इस सीढ़ी के शीर्ष पर लगभग 1 मीटर चौड़ा एक छेद था। गुफा के आसपास का शून्य तेजी से तरंगित होता प्रतीत हो रहा था। जिस क्षण तांग हुआन गुफा में दाखिल हुआ, उसकी दृष्टि पूरी तरह से सफेद हो गई। लगभग उसी समय चारों दिशाओं से एक बहुत बड़ा दबाव आया, मानो उसका शरीर अचानक एक विशाल पत्थर से दब गया हो जिसका वजन 10,000 किलोग्राम था। तांग हुआन का दिल थोड़ा सा सदमे में था, क्योंकि वह दबाव को झेल रहा था। एक क्षण बाद तांग हुआन की दृष्टि साफ हो गई और उसने देखा कि उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा आत्मिक क्षेत्र की दूसरी परत में प्रवेश कर गया था। अपनी आंखों की एक झलक से वह आसपास की पूरी स्थिति को देख सकता था, और जब सर्पिल सीढ़ी छेद से होकर गुजरी तो वह सर्पिल रूप से ऊपर की ओर बढ़ती रही जब तक कि वह आत्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच गई। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ केवल 99 कमरे थे, जो निचले स्तर से काफी कम था। ये स्थान भी नीचे वाले स्थान जैसा नहीं था, जहां आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। सोचते सोचते तांग हुआन का पूरा शरीर गुफा के प्रवेश द्वार से गुजर चुका था। एक कदम के साथ वह सर्पिल सीढ़ी से बाहर निकल गया और आत्मिक क्षेत्र की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। इस समय आसपास का दबाव और भी अधिक बढ़ गया था। हालांकि इस दबाव के साथ साथ दुनिया के भीतर एक बहुत ही सघन आध्यात्मिक आभा भी थी। गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होना उस विशाल महासागर में विचरण करने जैसा था जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक आभा के अभिसरण से बना था। कुछ देर तक साधना करने की इच्छा को दबाते हुए तांग हुआन ने मुड़कर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। गूफी का नाजुक शरीर का आधा हिस्सा पहले ही उजागर हो चुका था, लेकिन जिस गति से वह ऊपर उठ रही थी वह बेहद धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर कदम बहुत जोर से उठा रही थी। उसका गोरा और कोमल चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। फिर भी गूफी ने अपने दांत भींचे और सहन किया। गूफी, मैं तुम्हें नीचे भेजूंगा। ये देखकर तांग हुआन का चेहरा थोड़ा बदल गया। गुफा में प्रवेश करने से पहले उसने ये नहीं सोचा था कि गुप्त क्षेत्र की दूसरी परत का दबाव इतना अधिक होगा। उस समय यद्यपि उसकी हरकतें सुरक्षित थीं, फिर भी वह दबाव से सदमे में था। यहाँ तक कि वह भी ऐसा ही था। गूफी का तो जिक्र ही न करें, जिसने कुछ समय पहले ही स्टेज 6 मार्शल मास्टर का स्तर हासिल किया था। मैं अभी भी टिक सकता हूँ, गूफी ने तुरंत हौंकते हुए कहा। एक बार हम कमरे में प्रवेश कर जाएं, तो यह आसान हो जाएगा। ओह, तांग हुआन का दिल धड़क उठा। मुझे अपना हाथ दो।
हम गूफी दंग रह गई, लेकिन अवचेतन रूप से उसने अपना जेड हाथ आगे बढ़ा दिया। अपने छोटे से हाथ के खिंचाव से गूफी हवा में उठी, सर्पिल सीढ़ी से अलग हो गई और जमीन पर तैर गई। आसपास से और भी अधिक दबाव आने लगा। गूफी खुद को रोक नहीं सका और उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि ऐसा लग रहा था मानो खून टपकने लगेगा। ये देखकर तांग हुआन ने आगे कुछ नहीं बताया। उसने गूफी को अपनी बाहों में उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से गुप्त क्षेत्र की दूसरी मंजिल की ओर भाग गया। यहाँ 3 कमरों की कतारें थीं और जिसका सामने का हिस्सा भारी था वह दूसरे में था। संख्या 15, द्वितीय प्लाटून। दरवाजा खोलकर वह कमरे में घुस गया और फिर अपने पैर का इस्तेमाल करके दरवाजा बंद कर दिया। उस क्षण तांग हुआन ने अपने शरीर में हल्कापन महसूस किया। अत्याचारी दबाव तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब उसने गूफी को देखा जो फिर से उसकी बाहों में थी, तो उसने राहत की सांस ली। पहले जब वह बाहर था, उसकी तुलना में उसका हाव भाव तुरंत ही अधिक शांत हो गया था। तो यह ऐसा ही है। तांग हुआन ने गूफी को नीचे रखा और अचानक उसे कुछ ख्याल आया। वह इस बात पर आश्चर्य करता था कि रहस्यमय क्षेत्र के प्रथम स्तर के मार्शल योद्धा तब तक साधना क्यों नहीं कर पाते जब तक कि वे रहस्यमय क्षेत्र के दूसरे स्तर पर नहीं पहुंच जाते। भले ही उनके पास कमरा न हो, फिर भी वे कमरे के बाहर भी खेती कर सकते थे। इस समय वह अंततः समझ गया कि कमरे के बाहर खेती करने का कोई रास्ता नहीं था। भले ही वह स्टेज 7 मार्शल मास्टर ही क्यों न हो, लंबे समय तक कमरे के बाहर रहने से उन्हें खून की उल्टी हो सकती थी और वे बेहोश हो सकते थे। यदि रहस्यवादी क्षेत्र का दूसरा स्तर पहले से ही ऐसा था, तो गुप्त क्षेत्र के तीसरे स्तर में निहित दबाव निश्चित रूप से और भी अधिक भयानक होगा। एक साधारण स्टेज 7 मार्शल मास्टर भी ऊपर जाने में सक्षम नहीं होगा। गूफी, इस समय तुम्हें कैसा लग रहा है? तांग हुआन को होश आया और उसने गहरी चिंता के साथ पूछा। मैं बहुत बेहतर हूँ। गूफी का चेहरा अभी भी खून की तरह लाल था, लेकिन उसकी छाती शांत हो गई थी और उसकी सांस धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों की गहराई में अभी भी शर्म की झलक दिख रही थी। ठीक है, तुम यहीं रह सकते हो और खेती कर सकते हो। यदि तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो तो मेरे पास आओ। मैं दूसरी 18वीं पंक्ति में हूँ। मैं आपसे केवल 2 कमरे की दूरी पर हूँ। कोट। हाँ, कोट। इस आयोजन के परिणाम आ गए हैं। कोई भी व्यक्ति टिप्पणी अनुभाग में टिप्पणियां पढ़ सकता है। अंत में प्रथम पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। किन बधाई हो, आप सभी ने एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर पुस्तक प्राप्त की है। गुप्त क्षेत्र में सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई अंतर नहीं था। गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर के कमरे में तांग हुआन ने अंततः पूरे मन से साधना शुरू कर दी। गुप्त क्षेत्र के प्रथम स्तर के कमरे में पंगशुओं की जेड पट्टिका के सामने अभी भी बहुत से लोग घूम रहे थे। तांग हुआन 18वां स्थान। अगर मुझे सही से याद है तो बाहरी दुनिया में इतना हंगामा मचाने वाले आदमी का नाम तांग हुआन है। मोनोलिथ के सामने एक सुंदर युवक स्वर्गीय आत्मा सूची की रैंकिन को देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह वही है। हरे कपड़े पहने एक चुलबुली महिला हंसने लगी। ये पहली बार है जब मैंने इतना शक्तिशाली स्टेज 7 मार्शल मास्टर देखा है। क्या ये दुख की बात नहीं होगी यदि हम कुछ समय के लिए वहां न जा सकें? युवक अपनी हंसी रोक नहीं सका और हल्के से खर्राटे लेने लगा। झांग फोंग, मैं तुम्हें ये विचार त्यागने की सलाह देता हूँ। आखिरी व्यक्ति जिसने उसे चुनौती दी थी वह यान झानकोंग नाम का व्यक्ति था। अंत में उसने उसे तब तक पीटा जब तक कि उसे खून की उल्टी नहीं होने लगी और वह जमीन पर गिर नहीं गई। यहाँ तक कि बहती सोने की तलवार भी नष्ट हो गई। यह कैसे संभव है? झांग फांगफांग नामक सुंदर व्यक्ति अविश्वास से चिल्ला उठा। मैं तुम्हें एक और जानकारी देना चाहता हूँ। यान झानकोंग 3 ड्रैगन भ्रामक तलवार तकनीक को 3 ड्रैगन भ्रामक आत्मा क्षेत्र तक पहुंचाने के बाद भी बुरी तरह विफल रहा। क्या? झांग फांगफांग और भी अधिक हैरान हो गया। सुकिन, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत है? काले कपड़े पहने सुकिन नाम की लड़की ने अपने होठों को दबाया और मुस्कुराए। आप 13वें स्थान पर हैं, लेकिन आपकी ताकत यान झानकोंग के बराबर ही है। भले ही आप यान झानकोंग से अधिक शक्तिशाली हों, फिर भी आप उतने अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। यदि मैं तांग हुआन से हार गया तो न केवल मेरी प्रतिष्ठा गिरेगी, बल्कि मैं अपना कमरा भी खो दूंगा। कोट। आप सही कह रहे हैं, हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। ये सुनकर झांग फांगफांग के हाव भाव बदल गए। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, कोट। ऐसा लगता है कि मुझे यान झानकोंग को धन्यवाद देना चाहिए। काफी देर बाद एक दुबला पतला आदमी, जो छड़ी की तरह दुबला था, आंखें मूंदकर जेड की गोली पर लिखे नाम को देखने लगा। वह अचानक खुद पर हंसा। अगर यह बेवकूफ सुअर तांग हुआन की गहराई का पता नहीं लगाता, तो मैं, लॉन्ग जियांग, भी उस तांग हुआन को खोजने चला जाता। अगर ऐसा हुआ तो मेरी ही बदनामी होगी। यह अविश्वसनीय है, स्टेज 7 का मार्शल मास्टर वास्तव में इतना शक्तिशाली है।
एक और यूफेयन कहीं से प्रकट हो गया है। उस समय जब यूफेयान ने पहली बार आकाश आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया था, वह तुरंत 12वें स्थान पर पहुंच गई थी। लेकिन उस समय वह पहले से ही 8वें चरण की मार्शल लॉर्ड थी, इसलिए भले ही तांग हुआन केवल 18वें स्थान पर था, वह केवल स्टेज 7 मार्शल मास्टर था। कोट: एक बार तांग हुआन को 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के रूप में पदोन्नत कर दिया जाए तो वह शीर्ष 10 में पहुंचने में सक्षम हो सकता है। कोट: हाहा, क्या तुमने वह देखा? मुझे 2 और मिल गए। अज्ञात समय के बाद पंग शुओ के जेड स्मारक के सामने एक हट्टा कट्टा युवक स्वर्गीय आत्मा सूची के कुछ चमकते शब्दों को देख रहा था और वास्तव में उत्साह से नाच रहा था। अपने आप को देखो, तुम केवल 3 महीनों में 182 से 180 तक बढ़ गए हो। क्या आपके पास अभी भी ऐसा कहने का साहस है? बर्फ की तरह लंबे बालों वाला एक सफेद वस्त्रधारी युवक ठंडी हंसी हंसा। तो क्या हुआ? अगर आप 3 महीने में 188 से 183 तक भी पहुंच जाएं, तो भी मैं आपसे 3 रैंक ऊपर रहूंगा। पलक झपकते ही उसने अपने बगल में बैठी सुंदर युवा लड़की की ओर देखा और कहा, जिक्सवान, जल्दी करो और कोशिश करो। आइए देखें आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। मेरी राय में 10 स्थानों पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे, तुम क्या देख रहे हो? लड़की को बिना किसी प्रतिक्रिया के हतप्रभ देखकर मोटे कद काठी वाले युवक और सफेद बालों वाले युवक ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा और फिर लड़की की निगाहों का पीछा करते हुए विशाल स्मारक के शीर्ष पर पहुंच गए। तांग हुआन। एक क्षण बाद वह मोटा युवक खुद को रोक नहीं सका और एक अजीब सी चीख निकाली तथा अपनी आंखों को पूरी ताकत से रगड़ने लगा। क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? अरे यार, ये तो भ्रम ही होगा। यह अभी भी तांग हुआन क्यों था? 20वां स्थान। कोट: क्या ये सचमुच तांग हुआन है? सफेद बालों वाले युवक की आंखों में भी अप्रत्याशित आश्चर्य झलक उठा। ये तांग हुआन? क्या ये वही तांग हुआन हो सकता है? ये तांग हुआन होना चाहिए। सुंदर लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मैंने अभी सुना है कि उसके बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा था कि जब वह पहली बार आया था तो उसकी रैंकिंग 18 थी। कोट: दोनों युवक एक दूसरे को घूरते रहे और काफी देर बाद ही उन्हें होश आया। उनकी आंखों में तीव्र आघात और अविश्वास के निशान थे। वे मोशांग और पब्लिक लस्ट थे और खूबसूरत जवान लड़की का नाम मेंग जिक्सवान था। कई दिनों के बाद और फिर 10 दिन से भी अधिक समय के बाद 20 वर्ष की आयु का एक युवक जेड स्मारक के सामने पहुंचा। ये व्यक्ति बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहनता था, उसका शरीर पतला था, चेहरे की बनावट नाजुक थी तथा त्वचा स्त्रियों जैसी सफेद थी। तांग हुआन। कोट: काफी देर तक जेड स्मारक के सामने चुपचाप खड़े रहने के बाद युवक ने अंततः कई बार ये नाम बोला, अपने दांत पीसते हुए, आप वास्तव में एक भटकती आत्मा हैं। तो क्या हुआ अगर आपकी रैंक 20 है? मैं तांग लांग आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। इस आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र के भीतर कई विशेषज्ञ हैं। यदि दूसरे स्तर का रहस्यलोक का शिष्य आपको पराजित नहीं कर सकता, तो मैं यह नहीं मानता कि तीसरे स्तर का रहस्यलोक का साधक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तांग लॉन्ग का चेहरा विकृत भाव में बदल गया। उसने तो लगभग अपनी मुट्ठी भी तोड़ दी थी। तुमने ओयांग यूनतियान और अन्य लोगों को इतना अपमानित किया, लियू कियानये, जो गुप्त क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? कोट: समय उड़ गया। अधिक से अधिक मार्शल योद्धाओं ने स्वर्गीय आत्मा बोर्ड में परिवर्तन की खोज की और सभी आश्चर्यचकित थे। वहां और भी अधिक शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे जिन्होंने अपने सामने एक नव उन्नत चरण 7 मार्शल मास्टर को खड़ा देखा और उनके दिल आक्रोश से भर गए। लेकिन फिर भी वे केवल अपने दिलों में असंतोष को दबा सकते थे, क्योंकि यान जानकोंग ने अपनी गलतियों से सीखा था और वह खुद पर शर्म नहीं लाना चाहता था। चूंकि वह कोई कदम नहीं उठा सकता था, इसलिए वह केवल स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग के शीर्ष पर उस कष्टप्रद नाम को दबाने की पूरी कोशिश कर सकता था। उसके पीछे मार्शल योद्धाओं की रैंक में वृद्धि के बाद तांग हुआन की रैंकिंग भी धीरे धीरे गिर गई। स्वर्गीय फोजिंग शहर, महिमा पवित्र मंदिर के भीतर गहरे सफेद जेड पहाड़ी पर गुफा के मेहराबदार प्रवेश द्वार के चारों ओर अभी भी धुंध लगातार घूम रही थी, जिससे अंदर की स्थिति को देख पाना असंभव हो गया था। गुफा के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर सफेद बाल और सफेद फर वाली एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी, एक शाश्वत अपरिवर्तनशील जीवाश्म की तरह, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। चिलचिलाती धूप लगातार पश्चिम की ओर झुकी हुई उसके ऊपर लटक रही थी। अनजाने में ही आसमान खून की तरह लाल हो चुका था। इस समय वृद्ध महिला को कुछ आभास हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने कुछ संदेह के साथ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। जैसे ही सफेद धुंध फैली, वह वास्तव में गुफा में वापस सिमटने लगी। कुछ ही देर में गुफा के अंदर की 1 मीटर लंबी स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। गुफा ऊपर चली गई और जैसे ही बादल और धुंध हटे, चमकदार सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। मिस बाहर आ रही हैं। वृद्ध महिला की भौहों पर सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। अगले ही क्षण वह उठ खड़ी हुई और भूतिया ढंग से गुफा के द्वार पर पहुंची।
कुछ ही देर में गुफा के अंदर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। बहुत जल्दी ही एक आकृति गुफा के अंदर से बाहर निकली। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से सुंदर था, उसकी त्वचा हवा से फट सकती थी और उसमें लगभग कोई दोष नहीं था। उसके ढीले काले लबादे के नीचे उसके स्तन सीधे खड़े थे, उसके नितंब गोल और उभरे हुए थे, और उसकी नाजुक कमर, जिसे केवल पकड़ा जा सकता था, धीरे धीरे हिल रही थी। ये काले कपड़े वाली महिला कोई और नहीं बल्कि शान शान थी। मिस, आप टूट गईं। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। हाँ, अंततः मैं सफल हो गया। शान शान की भौहों के बीच खुशी की एक झलक दिखाई दी और उसने भावुक होकर सिर हिलाया। दादी झांग, दादा लू मूल महाद्वीप से वापस आ गए हैं। मैं बहुत समय पहले वापस आ गया था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, दादाजी लू अब कहाँ हैं? ये सुनकर शान शान ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी, उसकी निगाहें कुछ अधीर हो रही थीं। इस दौरान वह दिव्य हथियार मंडप के पास 4 सीज इन में रुके थे। बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। अगर वह महल में नहीं रहता तो वह क्या कर रहा है? शान शान चौंक गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तांग हुआन वह बदमाश आत्मा स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में चला गया था और 2 बेकार लोगों को वहां छोड़ गया था ताकि बूढ़ा आदमी उनकी देखभाल कर सके। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। तांग हुआन ने आकाश आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। शान शान चौंक गई, फिर अचानक एक मुस्कान जो लोगों को हिला सकती थी, उसके सुंदर चेहरे पर दिखाई दी। उसका स्वर हल्का हो गया। ये एक बहुत अच्छी खेती की पवित्र भूमि है। मैं बस आत्मा स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाली थी, विशेष रूप से 3 महाद्वीपों पर लुओफू वर्ल्ड देखने के लिए। दादी झांग, क्या आप जानती हैं कि अगली बार आत्मा स्वर्ग गुप्त क्षेत्र खुलने तक कितना समय है? स्वर्ग की आत्मा रहस्यमय क्षेत्र 15 वर्षों तक हर महीने एक बार खुलता है। आज 12वीं कक्षा होनी चाहिए। समय की गिनती करें तो अभी 3 दिन बाकी हैं। बूढ़ी औरत ने सोचा। 3 दिन, इतनी देर? शान शान थोड़ा चिंतित था। कोट डॉट 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 कोट। ये सुनकर बुढ़िया कुछ बोली नहीं, परंतु उसकी आंखों में अजीब भाव आ गया। शान शान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन तुरंत मुस्कुराया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने कहा, दादी झांग, चलो हमारे दादाजी के घर पर जाकर देखते हैं। 2 बोझ की बोतलें, उनमें से एक निश्चित रूप से जियाउद्दीन है और हम नहीं जानते कि दूसरा कौन है। कॉमा कॉमा डॉट हु स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई स्वर्ग के आत्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर की दूसरी पंक्ति के कमरा नंबर 18 के भीतर बढ़ रही थी। वास्तव में ये घटना कमरे में सीटी बजने की आवाज से हुई थी। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा में तांग हुआन का आकार धुंधला हो गया था। इस स्थान पर खेती की गति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। जब तांग हुआन ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक कला को चरम सीमा तक सक्रिय किया तो डेंटियन के भीतर नौयांग दिव्य भट्टी और आध्यात्मिक गोली दोनों अभूतपूर्व गति से काम कर रहे थे। जिस गति से वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित और परिष्कृत कर रहा था, वह भी एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। मानो हर पल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई की एक बड़ी मात्रा जमीन से ऊपर उठ रही थी। तांग हुआन की वास्तविक क्यूई लगभग हर पल बेहतर हो रही थी। अब तांग हुआन को लगा कि उसकी साधना लगभग 7वें चरण के शिखर पर पहुंच गई है और उसकी वास्तविक क्यूई की शक्ति उस सीमा तक बढ़ गई है जो 7वें चरण में पहुंच सकती है। हाँ, थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा जो एक सफेद बादल में संघनित हो गई थी, वह भी शीघ्र ही विलुप्त हो गई, धीरे धीरे जमीन में गायब हो गई और कमरा शीघ्र ही पुनः स्वच्छ हो गया। फिर तांग हुआन ने अपने पास रखी जैड की बोतल उठा ली। बोतल खोलकर उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारी सर्कुलर फ्यूजन गोलियां नहीं थीं। प्रारंभ में तांग हुआन ने 3 महीने के लिए गोल समलन छर्रे एकत्र कर लिए थे, लेकिन पहले उसने 3 छर्रे खा लिए थे। गुप्त क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने से पहले तांग हुआन 2 महीने के अतिरिक्त छर्रे इकट्ठा करने के लिए दिव्य हथियार मंडप की दुकान पर गया था। अब 100 से अधिक गोल फ्यूजन गोलियों में से केवल 10 ही बचीं। एक गोली लेना एक दिन का काम है, लेकिन 130 गोलियां लेना 4 महीने से भी अधिक का काम है। तांग हुआन ने कुछ देर सोचा। गुप्त क्षेत्र के इस दूसरे चरण में 4 महीने का समय गुप्त क्षेत्र के बाहर 1 महीने से अधिक के बराबर है, जो गुप्त क्षेत्र के दूसरे चरण में 3 महीने के समय के बराबर है। इतने लंबे समय के बाद स्वर्गीय आत्मा सूची से नाम पहले ही गायब हो गया है ना? अब जबकि मेरी साधना इस स्तर पर पहुंच गई है, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करने का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं नीचे जाकर अभ्यास कर सकता हूं और देख सकता हूं कि स्वर्गीय आत्मा रैंकिंग का नाम अभी भी वहां है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो मैं नाम को पुनः रैंकिंग में प्रदर्शित कर सकता हूं। कोट। सोचते समय तांग हुआन ने पहले ही ड्रैगन और फीनिक्स लांस को अपने पास पकड़ लिया था।
वह खड़ा हुआ, जेड की बोतल वापस अपनी जेब में रखी और बड़े बड़े कदमों से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद तांग हुआन ने गूफी के घर पर नजर डाली, जो बहुत दूर नहीं था। अंत में उसने स्वयं ही दरवाजा खोलने का निर्णय लिया और उसे परेशान करने के लिए उसके पास नहीं गया। इससे पहले कि गूफी गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचे, उसने उससे भी अधिक सर्कुलर फ्यूजन पिल्स खरीद ली थी। यह उसके लिए यहां रहकर आधे साल से अधिक समय तक खेती करने के लिए पर्याप्त था। स्वर्ग के आत्मिक क्षेत्र में, प्रथम स्तर के क्षेत्र में, जेड पट्टिका के चारों ओर के विशाल चौक में एक के बाद एक चिल्लाहट और शक्ति क्यूई के टकराने की आवाजें गूंजने लगीं। इस समय वहां वास्तव में 6 युवक लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। इस तरह के दृश्य अक्सर इस विशाल क्षेत्र में और यहां तक कि आसपास के कमरों के बीच सुरंगों में भी दिखाए जाते थे। तांग हुआन कहीं से भी प्रकट हो गया था और उसने यान जानकोन के साथ युद्ध के दौरान अपनी चौंकाने वाली ताकत का प्रदर्शन किया था, जिसके कारण फिलहाल कोई भी उसे गुप्त क्षेत्र में चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि तांग हुआन ने कई मार्शल योद्धाओं को उसे चुनौती देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन एक साधारण मार्शल योद्धा को चुनौती देना जो गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर साधना कर रहा था, वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही असंख्य मार्शल योद्धाओं का ध्यान चौक में हो रही 3 भीषण लड़ाइयों पर केंद्रित था, तांग हुआन चुपचाप गुप्त क्षेत्र के दूसरे स्तर से नीचे उतरा और विशाल स्मारक के सामने खड़ा हो गया। तांग हुआन की नज़र सूची पर पड़ी। 18 में से 4 स्थान तक, उनमें से किसी पर भी तांग हुआन का नाम नहीं था, लेकिन यान जानकोंग सफलतापूर्वक 18 स्थान पर पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि इसकी समय सीमा 3 महीने है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार मैं कौन सा रैंक प्राप्त कर पाऊंगा। एक विचार के साथ तांग हुआन ने जल्दी से टैबलेट पर लाल छाप पर लिखना शुरू कर दिया। बज़, एक असामान्य रूप से तीव्र चीख ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और विशाल स्मारक का एक बड़ा हिस्सा चमकदार लाल रोशनी से ढक गया। इस भारी हंगामे से आसपास के लोग तुरंत चौंक गए। वे सब पलक झपकते ही उधर देखने लगे और यहां तक कि वे 6 युवक भी जो लड़ रहे थे, उसी समय रुक गए। तांग हुआन, ये तांग हुआन है। कोट, विशाल स्मारक के सामने एक गौरवान्वित और ईमानदार आकृति सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई। तुरंत ही एक युवक उसे पहचानने में सक्षम हो गया। तांग हुआन। हर कोई हैरान था। इस समयावधि के दौरान जब भी कोई साधना कक्ष से बाहर निकलता था तो उसे तांग हुआन का नाम सुनाई देता था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ महीनों के बाद वह एक बार फिर इस जगह पर आएगा और उसकी गतिविधियों से यह स्पष्ट था कि उसने अपना नाम छाप दिया है। देखो, 12 बज गए हैं। जब भीड़ ने जेड स्मारक पर नाम देखे तो वे सभी अचंभित रह गए और डर के मारे चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। तांग हुआन का नाम पहले ही गायब हो चुका था। ये बात चौक के सभी मार्शल योद्धाओं को पता थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तांग हुआन एक और कदम उठाएगा और एक ही बार में 12वें रैंक तक पहुंच जाएगा। उस समय जब यू फेयान ने आकाश आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया था तो वह भी पहली बार 12वें स्थान पर था और तांग हुआन भी वर्तमान में 12वें स्थान पर था। वे दोनों स्वर्गीय आत्मा सूची में 12वें स्थान पर थे, लेकिन वर्तमान तांग हुआन की रैंकिंग अतीत के यू फेयान की तुलना में और भी अधिक मूल्यवान लग रही थी, क्योंकि जब यू फेयान को स्वर्गीय आत्मा सूची के प्रारंभिक चरणों में स्थान दिया गया था तो वह पहले से ही 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड पर था और तांग हुआन केवल 7वें चरण के मार्शल मास्टर पर था।